ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। In a small college, students are allowed to take only one specialization. Traditionally, only two specializations are offered, science and arts. Students enrolled to specialize in science must take physics and mathematics subjects, while students enrolled to specialize in arts must take economics and political science subjects. Students enrolled in science are not allowed to take either economics or political science, while students enrolled in arts are not allowed to take either physics और मैथमेटिक्स। तो बेसिक चीज है, साइंस का कोर्स है तो आपके सब्जेक्ट फिक्स हैं, आप आर्ट्स वाले नहीं ले सकते हैं। और अगर आपने आर्ट्स के लिए एनरोल किया है तो आपके दो सब्जेक्ट वहां पर फिक्स हैं, आप साइंस के सब्जेक्ट्स नहीं ले सकते हैं। Recently, the college has started a third specialization called METICO that requires students to take economics and mathematics. However, METICO students would not be allowed to take either physics or political science. तो मैथमेटिक्स और इको तो आप ले लेंगे, पर देन अब आपको पॉलिटिकल साइंस और फिजिक्स नहीं ले सकते। दैट मीन्स साइंस का एक सब्जेक्ट और जो आर्ट्स है उसका एक सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते हैं। व्हेन द कॉलेज ओपन्स दिस न्यू स्पेशलाइजेशन फॉर एनरोलमेंट, इट अलाउज स्टूडेंट्स ओरिजिनली एनरोल्ड इन साइंस और आर्ट्स टू स्विच टू मैटिक। From among the students originally enrolled in arts, 20 students switched to METICO. This makes the number of science students twice the number of arts students. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, साइंस स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखेंगे, आर्ट्स स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे और मैट ई को हम यहाँ पर लिखेंगे। शुरुआत में कितने स्टूडेंट्स थे हमें नहीं मालूम है। लेट अस से आर्ट्स में x स्टूडेंट्स, यहाँ से 20 स्टूडेंट्स इधर ट्रांसफर हो गए तो मैट इको में 20 चले गए, तो ये वैल्यू हो गई है x माइनस 20। नाउ यहाँ पर क्या हुआ है, जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो ट्वाइस हो गए हैं आर्ट्स स्टूडेंट्स के। दैट मीन्स ये नंबर इसका ट्वाइस होगा, तो ये होगा 2x माइनस 40। तो साइंस स्टूडेंट्स शुरुआत में थे 2x माइनस 40, आर्ट्स थे x, 20 इधर शिफ्ट हुए, ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई है। आफ्टर दिस, फ्रॉम अमंग द स्टूडेंट्स हु ओरिजिनली एनरोल्ड इन साइंस, 45 स्टूडेंट्स स्विच टू मैटिको। यहाँ से 45 उधर चले गए तो यहाँ पर 65 हो गए हैं, ये x माइनस 20 ही है। 45 यहाँ से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 2x माइनस 85। दिस मेक्स द नंबर ऑफ आर्ट्स स्टूडेंट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू का ट्वाइस है, तो हम यहाँ पर एक सिंपल सी इक्वेशन बना सकते हैं, इस वैल्यू को हम डबल। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इन टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम अमंग दोज ओरिजिनली एनरोल्ड इन साइंस और आर्ट्स आर नाउ टेकिंग इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम एक बार x की वैल्यू निकालते हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 4x माइनस 170 इज इक्वल टू x माइनस 20। x को लेफ्ट साइड ले जाएं, 3x, 170 को राइट साइड ले जाएं, 150। तो x की वैल्यू आ गई है कितनी, 50। शुरुआत में आर्ट्स में 50 स्टूडेंट्स थे और यहाँ पर 60 स्टूडेंट्स थे, अगर हम x की वैल्यू 50 पुट करें। अब इकोनॉमिक्स कितनों के पास है, यहाँ से 20 जब स्टूडेंट चले गए तो इनके पास इकोनॉमिक्स है। यहाँ बचेंगे कितने, 30 स्टूडेंट्स, इनके पास में भी इकोनॉमिक्स है, बिकॉज आर्ट्स में क्या चीज ऑफर की गई थी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ से जब 45 इधर आए तो अब यहाँ टोटल इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं, 65, बिकॉज इनके पास मैथ एंड इकोनॉमिक्स है। तो 65 स्टूडेंट्स तो मैटिको में एनरोल्ड है, यानी इनके पास तो इकोनॉमिक्स है। यहाँ 30 स्टूडेंट्स बचे हैं, इनके पास में भी इकोनॉमिक्स है, बिकॉज इनका एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था और एक इकोनॉमिक्स। यहाँ जो स्टूडेंट बचे हैं वो बचे हैं कितने, 15, बिकॉज 45 यहाँ चले गए, इनके पास में इकोनॉमिक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की फॉर्म में नहीं है। तो हम यहाँ कहेंगे टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के रूप में है इस समय, 65 प्लस 30 दैट इज 95। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन सीक्वेंसेस एंड सीरीज पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। In a school, the number of students in each class from class 1 to 10 in that order are in an arithmetic progression. तो हम यहाँ पर बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। अगर हम फर्स्ट क्लास में A स्टूडेंट्स मानते हैं तो सेकेंड क्लास में हो जाएंगे A प्लस D, थर्ड क्लास में A प्लस 2D एंड सो ऑन। ऐसे ही 10th क्लास में स्टूडेंट्स हो जाएंगे A प्लस 9D। The total number of students from class 1 to class 5. So 1, 2, 3, 4, 5. हम बात कर रहे हैं यहाँ तक कि is twice the total number of students from class 6 to 10. 6, 7, 8, 9, 10. क्या हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं? एक बेसिक अप्रोच अगर हमें मालूम हो तो कैलकुलेशन हम क्विकली कर सकते हैं।
अगर 5 टर्म्स अरिथमेटिक और ग्रुप प्रोग्रेशन में हैं तो उनका सम निकालने के लिए हम सिर्फ मिडिल टर्म निकालें और उसे मल्टीप्लाई कर दें 5 से। मिडिल टर्म है a + 2d, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सम आ जाएगा। या फिर हम एक काम करें, a 5 टाइम्स a आया तो 5a तो ये हो गया, फिर d 2d 3d 4d इनका सम होता है 10d। अगेन वी कैन सी वी विल गेट 5a + 10d। ऐसे ही यहाँ मिडिल टर्म कौन है, ये वाली टर्म, ये क्या है a + 7d, बिकॉज 10th टर्म निकालते हैं तो a + 9d, ये a + 8d तो ये a + 7d, और इसे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं a + 7d से तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम आ गया। क्वेश्चन में गिवन है कि ये वैल्यू इस वैल्यू का ट्वाइस है। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल को दूसरे में बदल देते हैं। एक तो ये 5 हमने कैंसिल कर दिया है, a + 2d = 2a + 14d। a को राइट साइड ले जाते हैं तो a 14d को इधर ले आते हैं तो ये हो गया है -12। हमारे पास में a को d की टर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया है। इफ द टोटल नंबर स्टूडेंट्स फ्रॉम 1 to 4 इज 460, 1 to 4 अगर हम सम करें तो ये कितना होगा 4a + 6d। ये हमें गिवन है 462, बिकॉज यहाँ पर d 2d और 3d हो जाएगा, इनको ऐड किया तो 60 और यहाँ पर हो जाएगा 4a। ये वैल्यू हमें गिवन है। हमें पूछा क्या गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास 6, ये वैल्यू पूछी गई है। दैट इज हमें a + 5d यहाँ पर पता कर। एक काम करें, a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, 12 4 टाइम्स 48 विद अ नेगेटिव साइन प्लस 6 तो -42d 462 के इक्वल है। हमें पूछा गया है a + 5d। अगेन अगर हम -12d पुट करें तो -12 + 5 ये हो गया -7d। हमें -7d की वैल्यू निकाली। ये वैल्यू इस वैल्यू की 1/6 है तो यहाँ पर भी हमें 1/6 लेना होगा। 6 से डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा 77। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो। ये क्वेश्चन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। A flight traveling to a destination of 11,200 kilometers away was supposed to take off at 6:30 a.m. Due to bad weather, the departure of the flight got delayed by 3 hours. तो हम कहेंगे 9:30 a.m. पे फ्लाइट ने डिपार्ट किया है। The pilot increased the average speed of the airplane by 100 km per hour. Let us say ओरिजिनल स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, तो अब ये हो गई है x + 100 किलोमीटर पर आवर from the initially planned average speed to reduce the overall delay to 1 hour. That means अब हमें सिर्फ 1 घंटे ही यहाँ पर लेट होना। इसका मतलब हुआ 3 घंटे हमने लेट जर्नी शुरू की पर ओवरऑल हम 1 घंटे लेट हुए। दैट मीन्स हमने इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर 2 आवर्स की रिकवरी कर ली। Had the pilot increased the average speed by 350 km per hour from the initially planned average speed, क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर हम x + 350 की स्पीड से इस प्लेन को फ्लाई करते, when would have the flight reached its destination? Now be careful, हमें कैलकुलेशन 9:30 AM से करनी होगी क्योंकि जो टाइमिंग है वो तो डिले हो चुका है, फ्लाइट तो 3 आवर डिले है। तो जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे तो हमें 9:30 AM में हमारा जो ट्रैवल टाइम आएगा उसे ऐड करना होगा। एक सिंपल सी इक्वेशन हम बना सकते हैं, 11,200 किलोमीटर का सफर अगर हम x की स्पीड से ट्रैवल करें या 11,200 किलोमीटर का सफर हम x + 100 की स्पीड से ट्रैवल करें, इन दोनों ही टाइमिंग्स में 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये x हो गया है x + 100। हम एक काम करते हैं, 11,200 बाहर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ अंदर बचेगा x + 100 माइनस x। राइट साइड में तो 2 हो गया है, एक तो x से x कैंसिल हो गया है, 2 goes into 112 56 टाइम, 5600 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये हो गया 56 1 2 3 4। और राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो ये हो गया है x² + 100x। इसको अगर हम राइट साइड ले जाएं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x² + 100x माइनस 56 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर यहाँ पर हमें हो जाएंगे, आसान सा नंबर है x + 800 और x - 700 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आएगी -800 बट हम एवरेज स्पीड को नेगेटिव नहीं ले सकते हैं तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, दूसरी आ जाएगी 700। दैट मीन्स 700 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हमने प्लान की थी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगर इस 11,1200 किलोमीटर को हम x + 350 दैट इज 700 + 350 1050 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करें
तो सबसे पहले तो हमें जर्नी टाइम पता करना होगा। यहाँ पर ये 0 कैंसिल कर देते हैं, दोनों ही नंबर 7 से डिविजिबल हैं। 7 15 टाइम्स, 7 160 टाइम्स, 5 से डिविजिबल है, 5 3 टाइम्स, 5 32 टाइम्स। ये हो गया है 10 आवर एंड 2/3 आवर्स। 2/3 आवर्स को हम मिनट्स में बदल सकते हैं, तो ये हो गया है 10 आवर एंड 40 मिनट। ये है हमारा जर्नी टाइम। क्वेश्चन में पूछा गया व्हेन वुड हैव द फ्लाइट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन। नाउ बी केयरफुल, फ्लाइट 9:30 पे डिपार्ट हो रही है, 3 आवर्स तो वो लेट हो चुकी है, 6:30 उसका शेड्यूल टाइम है। इसमें हमें ऐड करना होगा 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 8:10 PM। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन लॉगरिथम पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। कंसिडर द इक्वेशन। लॉग की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, x एक रियल नंबर है। फॉर हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x डज द गिवन इक्वेशन होल्ड। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, log x - 2 to the base 5 is equal to 2 times log 2x - 4। नाउ ये जो 25 है इसे हम लिख सकते हैं 5 को। लॉग की एक बड़ी बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर इस तरह से बेस में कुछ पावर होती है तो उसको हम बाहर ले आते हैं और उसे हम डिनोमिनेटर पे लिख देते हैं। तो ये 2 यहाँ से हटा के हम बाहर ले जा सकते हैं और इस तरह से ये पावर यहाँ से हटा सकते हैं। 2 से 2 तो कैंसिल हो गया है। ना अगेन एक और प्रॉपर्टी है, दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं, बेस सेम है, तो हम लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को हटा सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा x - 2 is equal to 2x - 4 या x is equal to 2। ना बी केयरफुल, जब भी हम लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करें तो फाइनल आंसर जो भी आता है उसे एक बार इनिशियल वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करके देख लें कि जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो वैल्यू 0 और नेगेटिव तो नहीं आ रही है, बिकॉज लॉग का ये सबसे बेसिक रिस्ट्रिक्शन है कि जिसका आप लॉग ले रहे हैं वो 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, और जो बेस है वो 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, यहां तक कि वो 1 भी नहीं हो सकता। अगर हम x = 2 यहां पर या यहां पर पुट करें, ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी और लॉग हम 0 का नहीं ले सकते हैं। तो 2x = 2 हमारा एक आंसर आया है, पर ये इस इक्वेशन को ट्रू होल्ड नहीं करेगा। तो हम कहेंगे x की ऐसी एक भी रियल वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड एक इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मूवी थिएटर इज ₹10,000 पर डे। तो 10,000 रुपीज पर डे तो कॉस्ट है हमारा, प्लस एडिशनल 5,000 रुपीज पर शो। द थिएटर हैज 200 सीट्स, तो सीट्स हमें मालूम है 200 है। एक न्यू मूवी रिलीज हुई है फ्राइडे को, 3 शोज हैं। now, जैसे ही मैंने कहा 3 शोज हैं, हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो हो जाएगी 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज 15,000। तो जो ओवरऑल कॉस्ट है वो हो गई है 25,000 रुपीज। वेयर द टिकट प्राइस वाज ₹250 ईच फॉर द फर्स्ट 2 शोज। फर्स्ट शो जो है उसमें प्राइस रखी गई है ₹250, सेकेंड शो में भी प्राइस रखी गई है ₹250 एंड ₹200 फॉर द लेट नाइट शो। और जो थर्ड शो है जिसको हम लेट नाइट कह सकते हैं उसमें ₹200 टिकट की प्राइस रखी गई है। फॉर ऑल शोज टुगेदर टोटल ऑक्यूपेंसी वाज 80%। 200 सीट्स हैं एक शो में, टोटल 3 शोज हैं तो टोटल सीट्स हैं 600। लेकिन 80% ऑक्यूपेंसी होने का मतलब है 480 टिकट्स ही सेल हुए हैं, जो कि 600 का 80% है। What was the maximum amount of profit possible? अगर हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम सबसे महंगे वाली जो प्राइस होती है शो की, उस पर्टिकुलर शो में सारी सीट्स ऑक्यूपाई करें। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 200 सीट्स ऑक्यूपाई हो जाती है, दैट मीन्स 100% ऑक्यूपेंसी। यहाँ पर 200 और यहाँ पर बची हुई 80 टिकट्स को अगर हम सेल कर दें तो ये हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू होगा। कॉस्ट तो हमें मालूम है, मैक्सिमम रेवेन्यू जो आ रहा है उसमें से अगर हम कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। ये हो गया है 50,000 एंड 50,000, 1 लाख रुपीस, और ये हो गया 16,000, तो 116,000 रुपीस हमारे पास में टोटल रेवेन्यू आएगा। एक्सपेंसेस कितने हैं 25,000 रुपीस, तो हमारा प्रॉफिट जो मैक्सिमम हो सकता है वो कितना होगा 91,000 रुपीस। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन मैक्सिमा एंड मिनिमा पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। FS फूड स्टॉल सेल्स ओनली चिकन बिरयानी। If FS fixes a selling price of ₹160 per plate, 300 plates of biryani are sold. That means अगर हम यहाँ पर 160 रुपीस प्राइस करते हैं तो 300 बिरयानी हम सेल कर सकते हैं। For each increase in the selling price by ₹10 per plate, 10 fewer plates are sold.
इसका मतलब है अगर हम पर प्लेट प्राइस 170 कर दें तो ये 290 हो जाएगा, 180 कर दें तो ये 280 हो जाएगा। Similarly, for each decrease in the selling price by ₹10 per plate, 10 more plates are sold. अगर हम इसको 10 रुपीज कम कर दें तो ये 150 हो गया, तो ये 310 हो जाएगा। इसको ₹140 कर दें तो ये 320 रुपीज हो जाएगा, एंड सो FS incurs a cost of ₹120 per plate of biryani. Cost हमें given है ₹120 per plate and has decided that the selling price will never be less than the cost price. That means ये इसके इक्वल या इससे हायर होगी। Moreover, due to capacity constraints, more than 400 plates cannot be produced in a day. यार 400 तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, बिकॉज अगर हम इसको 10 और कम कर दें, ये 130 तो ये 330 हो जाएगा, 120 तो ये 340 हो जाएगा, तो 120 से कम हम ले ही नहीं जा सकते, तो इस इंफॉर्मेशन की ऐसे हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी। इफ द सेलिंग प्राइस ऑन एनी गिवन डे is same for all the plates and can only be a multiple of ₹10, then what is the maximum profit that FS can achieve in a day? Now profit को maximize कर, अगर हम इस केस पर नजर, 140 रुपीज में हम सेल कर रहे हैं, 120 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, तो पर प्लेट 20 रुपीज हमारे पास में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस केस पे नजर डालें तो 120 रुपीज माइनस करने पर 30 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है और इतनी प्लेट सेल हो रही है, इनका प्रोडक्ट हम करते हैं 160 होने पर ये प्रॉफिट 40 का होगा, यहाँ 50 का, यहाँ 60 का, एंड सो। हमें इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। नाउ यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी चीज पर हम फोकस करते हैं। लेट अस से ये है प्रॉफिट और ये है क्वांटिटी। अगर हम देखें तो हर बार इस प्रॉफिट और क्वांटिटी का जो सम है वो सेम आ रहा है, 320 + 20 340, 310 + 30 340, 300 + 40, ये हर बार कितना आ रहा है, 340 रुपीज, और हमें इनकी प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है जहां पर हम बात करते हैं अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल या उससे बड़ा होता है। इक्वल एक ही शर्त पर होता है, जब जिन नंबर्स का आप अरिथमेटिक मीन ले रहे हैं वो भी इक्वल। इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें P और Q को इक्वल करना होगा। दैट मीन्स ये भी 170 हो जाए और ये भी क्या हो जाए, 170। उस केस में हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम होगा और ये होगा 28900 रुपीज। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी कितनी गई, इन सब के ऊपर फोकस नहीं करना। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारा प्रॉफिट जो है पर प्लेट 170 हो और क्वांटिटी 170 हो जाए। अगर मान लीजिए प्रॉफिट को हमने कम कर दिया, से इसको 160 कर दिया और क्वांटिटी 180 कर, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है वो इस वैल्यू से कम। अगर इसको और भी कम कर देंगे तो भी ऐसा ही होगा कि हमारा ओवरऑल प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब प्रॉफिट पर प्लेट और क्वांटिटी ऑफ प्लेट्स सोल्ड इनकी वैल्यूज आपस में इक्वल होनी जरूरी है। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अ फार्मर हैज अ ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, one side of the plot, henceforth called the base, is 300 feet long and the other two sides are equal. The perpendicular distance from the corner of the plot where the two equal sides meet to the base is 200 feet. To counter the adverse effect of climate change, the farmer wants to dig a circular pond. He plans that half of the circular area will be inside the triangular plot and the other half will be outside, which he will purchase at the market rate from his neighbor. The diameter of the circular plot is entirely contained in the base and the circumference of the pond touches the two sides of the triangle from inside. If the market rate per square feet of land is ₹1400, how much does the farmer must pay to buy the land from his neighbor for the pond? हमें closest option यहाँ पर choose करना। तो सबसे पहले एक triangular plot है, इसको हम isosceles triangle कह सकते हैं। जो बेस है उसके अंदर अगर हम डायमीटर लेके एक सर्कल बनाए जो पॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका आधा पोर्शन तो कहाँ होगा, ट्रायंगल के अंदर, और आधा पोर्शन ट्रायंगल के बाहर। जो पोर्शन ट्रायंगल के अंदर है वो ट्रायंगल की दो इक्वल साइड्स को टच करेगा। जो बाहर पार्ट है सर्कल का, उसके लिए ही उसे नेबर को पे करना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर ये जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस पता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगुलर प्लॉट है ABC। यहाँ जो बेस BC हमें गिवन है वो है 300 फीट। AB और AC ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। अगर हम A से यहाँ पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो इसकी लेंथ भी हमें गिवन है, कितनी है ये, 200 फीट।
ना एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। अगर हम यहाँ से बेस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, क्योंकि हम इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। लेट अस से इस पॉइंट का नाम है डी। तो यहाँ पर ये भी 150 होगा और ये भी 150। सबसे पहले क्या हम लेंथ AC निकाल सकते हैं? 200 का स्क्वायर होता है 40,000, 150 का स्क्वायर 22,500। इन दोनों को ऐड करके और अगर हम स्क्वायर रूट लें, ये वैल्यू होगी 62,500, जो कि 250 का स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये है। एक और तरीका है, जो स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, उन्हें हमें याद रखना है। सबसे कॉमन ट्रिपलेट माना जाता है 3, 4। अगर हम 150 को देखते हैं तो ये है 50 टाइम्स 3, ये है 50 टाइम्स 4, तो यहाँ पर वैल्यू 50 टाइम्स क्या होगी? 5। नाउ यहाँ पर ये जो सर्कल है ये इन दोनों साइड्स को टच कर रहा है। दैट मीन्स अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से कनेक्ट कर दें तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये इस सर्कल की क्या होगी? रेडियस। क्या हम ये रेडियस निकाल सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। ट्राइंगल ACD पर फोकस करते हैं। इसका एरिया हाफ बेस हमने लिया है 150 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ये है 200। लेकिन अगर हम बेस AC ले लेते तो क्या होता? तो एरिया का फॉर्मूला होता हाफ बेस ये है 250 मल्टीप्लाइड बाय हाइट यहाँ पर रेडियस है। बिकॉज ये दोनों ही ट्राइंगल ACD के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको आपस में इक्वल कर देते हैं। हाफ तो कैंसिल हो गया है, 53 टाइम्स 55 टाइम्स 540 टाइम्स, तो हमारी जो रेडियस है वो आ जाएगी 120 फीट। एक बार रेडियस आ गई है, क्या हम ये वाला एरिया मालूम कर सकते हैं? ये एक सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 2, या हम कहेंगे 22/7। रेडियस है 120, तो 120 मल्टीप्लाइड बाई 120 अपॉन, ये तो एरिया आ गया है किसमें? स्क्वायर फीट में। हमें टोटल कॉस्ट पता करनी है। कॉस्ट हमें क्या गिवन है? 1400 रुपीज पर स्क्वायर फीट, यानी एक स्क्वायर फीट की कॉस्ट है 1400 रुपीज। तो इतने स्क्वायर फीट की कॉस्ट क्या होगी? इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1400 से। 7 2 टाइम्स 14, यहाँ पर बचेगा 100। ये हुआ है 22 मल्टीप्लाइड बाई 14400 और 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये 2 जीरो आ गया है। सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में 4 जीरो तो आएगा। 22 4 टाइम्स 88, वी कैन कैरी ओवर 8। 88 और 8 96, 9 कैरी ओवर। 22 1 टाइम 22 एंड 9 31। ये हमारी वैल्यू होगी फर्स्ट ऑप्शन, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। A group of boys is practicing football in a rectangular ground. Raju and Ratan are standing at the two opposite midpoints of the two shorter sides. Raju has the ball, who passes it to Rivu, who is standing somewhere on one of the longer sides. Rivu holds the ball for 3 seconds and passes it to Ratan. Ratan holds the ball for 2 seconds and passes it back to Raju. The path of the ball from Raju to Rivu makes a right angle with the path of the ball from Rivu to Ratan. The speed of the ball whenever passed is always 10 meters per second. And the ball always moves on straight lines along the ground. Consider the following two additional pieces of information. दो information given है. Consider the problem of computing following. How many seconds does it take for Raju to get the ball back since he passed it to Rivu? हमें करेक्ट ऑप्शन चूज। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड यहाँ बना देते हैं और जो 3 पर्सन्स है राजू, रतन और रिवु, उनकी पोजीशंस उसमें मार्क कर लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है हमारा। राजू जो शॉर्टर साइड है उसके मिड पॉइंट पे खड़ा है और रतन भी शॉर्टर साइड के मिड पॉइंट पर है। रिवु यहाँ कहीं है। ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है। राजू से बॉल रिवु के पास आती है, रिवु से रतन के पास और रतन से राजू के पास। रिवु इस बॉल को 2 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, रतन इस बॉल को 3 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं और जब भी ये बॉल मूव करती है तब उसकी स्पीड होती है 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये बॉल जब राजू उसको रिवु को भी देते हैं, वहां से वापस यहाँ आने में कुल कितना टाइम? हम ये टाइम निकाल सकते हैं अगर हमें ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पता हो जाए। क्योंकि ये तीनों डिस्टेंस पता होते ही टोटल डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो ट्रैवल टाइम आ जाएगा बॉल का, प्लस जितने सेकेंड्स होल्ड किया है बॉल को रिवु और रतन ने, उसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा। डेटा सफिशिएंसी में जब हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे तो सेकंड इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती है और जब सेकंड इन्फॉर्मेशन को रीड करेंगे तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करती।
फर्स्ट इंफॉर्मेशन है द डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड इज 80 मीटर बाय 50। इसका मतलब है ये लेंथ 80 मीटर हो गई और ये लेंथ 50। नाउ यहाँ पर ये अगर 50 मीटर है तो कैन वी से ये वाला डिस्टेंस 25 मीटर है। अच्छा, ये डिस्टेंस तो हमें मालूम है 80 मीटर है क्योंकि ये मिड पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन इनके पैरेलल होगी। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, अगेन 25, ये टोटल 80 है। अगर हम इसे x मान लें तो क्या हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं? अगेन राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो हम कहेंगे ये वैल्यू, लेट अस इसको हमने नाम दे दिया है ABC। तो डिस्टेंस AB क्या होगा, या रादर हम कहेंगे AB का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर प्लस x का। अगर ये x होगा तो ये डिस्टेंस क्या होगा, 80 माइनस एक्स। अगेन ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या हम BC का स्क्वायर निकाल सकते हैं? BC का स्क्वायर होगा 80 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। और अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल ABC को देखते हैं तो व्हाट इज AC का स्क्वायर? AC का स्क्वायर होगा इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। तो AB और BC का स्क्वायर हमने ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, तो AC स्क्वायर हो गया 25 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 80 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। ये है हमारा AC का स्क्वायर। बट AC तो हमें मालूम है 80 है, इसका मतलब है इस वैल्यू को हम 80 स्क्वायर के इक्वल कर सकते। देखिए 25 स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ 625 होगा। 80 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये हो गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, और माइनस 160x होगा, उसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 80x। तो अल्टीमेटली 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 80x प्लस 625 इक्वल्स टू 0 हमारे पास वैल्यू। अब अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो x की एक वैल्यू आएगी तो x की दूसरी वैल्यू आएगी। तो अगर x की पहली वैल्यू यहां पुट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें एक बात ध्यान रखना है कि जो भी यहां वैल्यू आएगी इन दोनों का सम हैज टू बी व्हाट 80, और वो यहां पर भी हो रहा है। तो हमें एक्चुअल में इस बात की भी चिंता नहीं करनी कि हमें दो वैल्यूज मिलेंगी। दो वैल्यूज नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब पहली वैल्यू मिलेगी उससे ये आएगा तो बाय डिफॉल्ट दूसरी वैल्यू आएगी, और अगर हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी और बाय डिफॉल्ट फिर दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी। डेटा सफिशिएंसी में हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ ये देखना होता है कि क्या हमारे पास दो कंफ्यूजिंग आंसर तो नहीं आ रहे हैं। लकीली इस केस में वो कंफ्यूजिंग आंसर नहीं आएंगे। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर आवर क्वेश्चन। व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेटमेंट? नाउ जब हम सेकंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो जो जानकारी हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में मिली है उसे हमें नहीं मालूम है इस रेक्टेंगुलर ग्राउंड की डायमेंशंस क्या है। ना मान लीजिए ये A है और ये B है, तो ये कितना होगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर गिवन है कि जो ट्राइंगल ABC है उसका एरिया है 1000 स्क्वायर मीटर्स, दैट इज हाफ मल्टीप्लाइड बाई AB इज 1000, सो देयरफॉर A और B का प्रोडक्ट हो गया है 2000। नाउ यहाँ पर A और B की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है, हो सकता है ये 200 और 10 हो सकता है ये 50 और 40 हो, हमें नहीं मालूम है। तो जैसे जैसे A और B की वैल्यूज चेंज होती जाएगी, ये जो ओवरऑल डिस्टेंस होगा वो भी चेंज होता जाएगा, तो हम एक यूनिक आंसर नहीं निकाल सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, तो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ अ नंबर एंड 990 6930, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ दैट नंबर एंड 550 is 110, what is the sum of the digits of the least possible value of that number? That means उसकी कई वैल्यूज हो सकती हैं, हमें उनमें से लोएस्ट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है और उसके डिजिट का सम हमें यहाँ पर निकालना। अब यहाँ पर क्या करें, x है 990 है, एलसीएम गिवन है 6930, इसको मैं लिख सकता हूँ 7 टाइम्स 9 टाइम्स 110। नाउ 990 को मैं लिख सकता हूँ 9 टाइम्स 110। x में एक बात तो कंफर्म है 7 तो होगा ही होगा, बिकॉज अगर मान लीजिए यहाँ पर और कुछ भी नंबर नहीं होता, सिर्फ 7 ही होता, तो मैं 7 लिख देता, यहाँ पर 9 यहाँ से आ जाता, 110 यहाँ से आ जाता। तो सिर्फ इस केस को अगर मैं देखूंगा तो x की लोएस्ट वैल्यू 7 हो सकती। सेकेंड केस क्या कह रहा है, x और 5, इसका GCD क्या है 110, जो कॉमन है वो हम लेते हैं, इसका मतलब है ये है 5 टाइम्स 110, इसमें 110 तो फॉर श्योर होगा, दूसरा कोई नंबर हो सकता है पर वो नंबर 5 का मल्टीपल नहीं, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 6 एंड सो ऑन। अगेन अगर हम लोएस्ट वैल्यू पर फोकस करें तो वो ये हो सकती है। तो अगर हम x को देखें तो क्या हम x को 7 टाइम्स 110 लिख सकते हैं? अगर हमने ऐसा किया
तो दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो जाएंगी। यहाँ पर 110 तो क्या आ गया है जीसीडी और एलसीएम आ गया है 693। क्या ये नंबर इससे भी बड़ा हो सकता है? हो तो सकता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 लिख दूं तो क्या होगा, 110 ये आ गया, 3 और 9 में 9 बड़ा है तो 9 हमने लिख दिया और 7 यहाँ पर अकेला है तो 7 यहाँ। और अगर हमने यहाँ 3 लिख भी दिया तो भी हमारा जीसीडी 110। तो यहाँ पर हम 3 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है, हम इससे छोटा नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि एक फैक्टर 110 चाहिए और एक 7 चाहिए, बिकॉज 7 यहाँ पर सिर्फ अकेला इसी जगह। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर होगा x का, वो होगा क्या, 770। इसके डिजिट्स का अगर हम सम करें तो 7 + 7 + 0 करने पर 14 वैल्यू आएगी। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें पॉलिनोमियल गिवन है px = 2x³ - 11x² + 17x - 6 are the radii of 3 concentric circles. The ratio of their area when arranged from the largest to the smallest is. तो R1, R2 और R3 ये वो 3 सर्कल्स की रेडियस हैं जो कि कॉन्सेंट्रिक हैं, और ये जो वैल्यू होगी वो इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, रूट्स। ना रूट्स निकालना बड़ा आसान है। अगर हम इसको फैक्टराइज करना चाहें तो हमेशा हमें इस नंबर पर फोकस करना। हमारे जो रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट हमेशा ये नंबर होगा, क्योंकि अगर हम बेसिक इक्वेशन को फॉर्म करना जानते हैं, मान लीजिए x - अल्फा और x - बीटा हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जैसे ही हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आएगा x² - x अल्फा + बीटा, और यहाँ पर आएगा अल्फा बीटा। तो ये जो कांस्टेंट टर्म आती है वो इनका प्रोडक्ट। इसका मतलब है हमारे वो जो 3 रूट्स होंगे, बिकॉज ये क्यूबिक इक्वेशन है, उन तीनों का प्रोडक्ट -6 होगा। अब हो सकता है इनमें से एक नेगेटिव और 2 पॉजिटिव हो सकता है तीनों नेगेटिव हो सकता है 1 2 3 रूट हो, मे बी -1 -2 और -3 हो, हमें नहीं मालूम। हो सकता है -1/2 भी एक फैक्टर हम यहाँ पर ले लें। तो जनरली हम इस जगह क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल करके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। x की वैल्यू हम सबसे पहले 1 पुट करके देखेंगे। अगर एक्सप्रेशन 0 हो गया तो 1 इसका एक रूट कहलाएगा। 1 पुट किया तो ये हो गया 2 - 11 + 17 - 6, 17 + 2 19, 11 and 6 17, डिफरेंस 0 नहीं आ रहा, तो x = 1 इसका एक रूट नहीं होगा। -1 पुट करके देखे तो ये -2 और ये -17, -19 और -6, -25 और -11, ये तो 0 बिल्कुल नहीं है। एक बार 2 पे भी ट्राई कर लेते हैं। 2 ³ 8 × 2 16, we can just write down 16, 4 11 × 44, 17 2 × 34 and 6. Now we can see 34 and 16 ये भी 50 हो गया, 44 6 50 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 0। क्योंकि P2 करने पर ये वैल्यू 0 आ गई, हम कहेंगे x = 2, ये इसका एक रूट होगा। x = 2, x - 2 इसका एक फैक्टर होगा। एक बार x = 2 रूट मिल गया तो हम कहेंगे x - 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। क्या हम बाकी पार्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बड़ा आसान तरीका। 2x³ लाने के लिए मुझे x को 2x² से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास 2x³ आ जाएगा। पर दिक्कत है इसके साथ मेरे पास एक -4x² भी आ गया। मुझे -11x² चाहिए, तो एक काम करूं, यहां पर मैं -7x से मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो -7x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट -7x², दैट इज अल्टीमेटली मुझे -11x² मिल गया। पर यहाँ पर क्या होगा, -7 को 7x को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आई विल गेट 14x। मुझे चाहिए 17x, मुझे यहाँ पर 3 लिखना होगा। सो 3x करने पर ये 17x आ गया, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -6 आ गया, और मुझे -6 ही चाहिए था। तो ये मेरा फैक्टराइजेशन क्विकली हो गया। और क्या होगा, यहाँ पर अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना बड़ा आसान है। 2x² - 6x - x + 3 फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर हम 2x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा x - 3, -1 ले सकते हैं तो x - 3, सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 2, x - 3 कॉमन, 2x - 1। तो हमारे पास रूट क्या आएंगे, इसको = 0 करने पर 2 आ रहा है, इसे = 0 करेंगे तो 3 आएगा, और इसे = 0 करेंगे तो 1/2। ये हमारी रेडाई आ गई है तीनों जो सर्कल्स है कॉन्सेंट्रिक उनकी। तो व्हाट अबाउट एरिया, अगर रेडाई का रेशियो हम ये ले लें तो एरिया का रेशियो होता है πr², पाई तो कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये 1/4, सिंप्लीफाई करेंगे 36, 16 एंड 1, फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर बेस्ड एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है।
A local restaurant has 16 vegetarian items and 9 non-vegetarian items in their menu. Vegetarian items हैं 16, non-vegetarian हैं 9. Some items contains gluten. कितने हैं जिनमें gluten है हमें नहीं मालूम है. While the rest are gluten free. One evening, Rohit and his friends went to the restaurant. They planned to choose 2 different vegetarian items. So Rohit और उनके फ्रेंड्स ने यहाँ से 2 वेजिटेरियन आइटम चुने and 3 different non-vegetarian items from the entire menu. 3 non-vegetarian इन्होंने चुने हैं. इनको चिंता नहीं है ग्लटन है या ग्लटन फ्री है. Later Bella and her friends, तो बेला और फ्रेंड्स आए हैं, also went to the same restaurant. They planned to choose 2 different vegetarian items and 1 non-vegetarian item only from the gluten free option. तो वेजिटेरियन जो लेना है वो ग्लटन फ्री में से लेना है और एक नॉन वेजिटेरियन वो भी gluten free से लेना है. The number of item combinations that Rohit and his friends could choose from given their plan was 12 times the number of item combinations that Bella and her friends could choose from given their plan. How many menu items contain? इन्हें कौन सा चाहिए था? gluten free. तो एक काम करते हैं, मान लीजिए इन 16 वेजिटेरियन आइटम्स में से X तो ऐसे थे जो ग्लटन फ्री हैं और यहाँ पर Y ऐसे हैं जो ग्लटन. अगर हम रोहित के सिलेक्शन की बात करें, उन्होंने 2 वेजिटेरियन आइटम चुने हैं आउट ऑफ 16. इट कैन बी डन इन 16 C2 ways एंड एक आइटम चुना है नॉन वेजिटेरियन. अगर हम रोहित की बात करें, इन्होंने 2 वेजिटेरियन आइटम चुने हैं आउट ऑफ 16. इट कैन बी डन इन 16 C2 ways एंड 3 नॉन वेजिटेरियन आइटम्स चुने हैं आउट ऑफ 9 कैन बी डन इन 9C. दिस वैल्यू इज 12 टाइम्स व्हाट? X यहाँ पर ग्लटन फ्री है, इन्होंने 2 चुने हैं XC2 एंड Y यहाँ पर ग्लटन फ्री है, इनमें से 1 चुना है YC1. नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 15, नीचे होगा 1 टाइम 2. 9C3 को हम लिख सकते हैं 987, नीचे 1 2 3, 12 टाइम्स X मल्टीप्लाइड बाय X माइनस 1 और नीचे 1 टाइम 2 और YC1 किसके इक्वल होता है? Y के. तो सबसे पहले तो ये 1 टाइम 2 हम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं. नाउ यहाँ पर अगर हम देखें 3 goes into 15 5 times, 2 goes into 16 8 times, तो ये डिनोमिनेटर हम कैंसिल कर सकते हैं. 4 3 टाइम, 4 2 टाइम, 3 3 टाइम. तो हमारे पास यहाँ बचा है 2 5 3 8 7 और राइट साइड में बचा है x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई y. ना यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, एक तो ये जो x है ना, इसकी वैल्यू हर हालत में लेस देन और इक्वल टू 16 होगी, y की वैल्यू हर हालत में लेस देन और इक्वल टू 9 होगी. अब हमें यहाँ पर 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जो कंसेक्यूटिव हो और एक नंबर और चाहिए. नंबर्स पर फोकस करते हैं. लेट्स से 7 पर हम फोकस करें क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है और बड़ा प्राइम नंबर. क्या हम 7 को y असाइन कर सकते हैं यहाँ पर? तो डेफिनेटली ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई है. अब हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए जो कंसेक्यूटिव हो फ्रॉम द रिमेनिंग. थोड़ा हिट एंड ट्रायल करेंगे तो वी कैन फाइंड आउट 8 2 टाइम्स 16 एंड 5 3 टाइम्स 15. यहाँ पर हम 16 और यहाँ 15 लिख सकते हैं. हम देख सकते हैं x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 16 है. सो दिस इज वन पॉसिबल सॉल्यूशन. क्या ऐसा हो सकता है कि हम 7 को यहाँ लिख दें? अगर हमने 7 को यहाँ लिखा तो फिर हमें यहाँ 8 चाहिए होगा, तो 7 और 8 दोनों हो गए. उस केस में बचे हुए नंबर्स का प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 30, बट y की वैल्यू 30 नहीं हो सकती. तो 7 को हम यहाँ असाइन नहीं कर सकते. क्या हम 7 को यहाँ असाइन कर सकते? बिल्कुल ही नहीं कर सकते. तब ये 6 होगा. 7 चला गया, 6 चला गया, तो ये वैल्यू 40 हो गई. अगेन ये परमिसिबल नहीं. ना क्या जरूरी है कि 7 अकेला है? हो सकता है 7 2 टाइम्स आ जाए 14. ना 7 3 टाइम्स या 7 5 टाइम्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि 7 3 टाइम्स 21 करते ही ये वैल्यू बड़ी हो गई इन दोनों से. तो 7 2 टाइम्स 14 मैक्सिमम हो सकता है, पर वो y के साथ नहीं हो सकता. क्या हम 7 2 टाइम्स 14 यहाँ लिख सकते हैं? अगर हमने यहाँ 14 लिखा तो हमें यहाँ 15 लिखना होगा. तो 7 2 टाइम्स 14, 5 3 टाइम्स 15, और उस केस में ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी. हमारी सारी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स ये भी एक पॉसिबल हमारा सोल्यूशन. क्या हम 14 यहाँ लिख सकते हैं? अगर यहाँ 14 लिखा तो यहाँ 13 लिखना होगा, पर 13 हमारे पास आ नहीं रहा. इसका मतलब है सिर्फ यही 2 पॉसिबल सॉल्यूशंस हमारे पास हो सकते. तो कितने आइटम ऐसे हैं जो ग्लटन फ्री हैं? हम कहेंगे 16 + 7 23, और यहां देखेंगे तो 15 + 8 23. तो 23 आइटम्स ग्लटन फ्री हैं आउट ऑफ 25. तो कितने आइटम ऐसे हैं जिनमें ग्लटन कंटेन है? 25 - 23
हमारा आंसर होगा 2, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। ये क्वेश्चन इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। कंसीडर द सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस एज फॉलोज, px plus 21y plus p is equal to 0 and qx plus ry minus 7 is equal to 0. p, q, r real numbers हैं. Which of the following statements definitely contradicts the fact that the lines represented by the two equations are coincide? Coinciding होने के लिए बहुत बेसिक रूल है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में दो लीनियर इक्वेशंस हैं x और y में, ये इनकी जनरल फॉर्म कहलाती है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तो कोइंसाइडिंग होने की शर्त है कि a1 ओवर a2 इक्वल होनी चाहिए b1 ओवर b2 इक्वल होनी चाहिए c1 ओवर c2 के। इस कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 ओवर q, 21 ओवर r, p ओवर -7 डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्ट्स। कंडीशंस पे जाते हैं। p एंड q मस्ट हैव अपोजिट साइंस। अगर हम इसे और इसे देखें और इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 ओवर q इज इक्वल टू p ओवर -7 या p और q का प्रोडक्ट -21 है। प्रोडक्ट -21 तभी होगा जब इनमें से एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। तो p एंड q मस्ट हैव अपोजिट साइन। ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, हम कहेंगे ये हमारा आंसर नहीं होगा। The smallest among p, q and r is r. अगर हम q और r को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? इन दोनों को देखने पर p ओवर 21 इज इक्वल टू q ओवर r, 1 ओवर 7 इज इक्वल टू q ओवर r। ना यहाँ पर भी हमारे पास दो केसेस बनेंगे। हो सकता है q को हम 1 और r को 7 ले ले, हो सकता है हम q को -1 और r को -7। ना अगर हमने q और r को 1/7 लिया तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी? p और q का प्रोडक्ट -21 है, तो अगर q को 1 लेते हैं तो p को हमें -21 लेना होगा, और q को -1 लेते हैं तो p को हमें 21 लेना होगा। तो क्या r इनमें स्मॉलेस्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इस केस को देखें, r यहाँ पर -7 है, ये -1 है। अच्छा, इस कंडीशन पे भी अगर हम नजर डालें तो p और r का प्रोडक्ट भी नेगेटिव है। दैट मीन्स हमें p और r में से एक पॉजिटिव चाहिए और एक नेगेटिव चाहिए। यहाँ वी कैन सी r नेगेटिव है और p पॉजिटिव। तो स्मॉलेस्ट अमंग p, q एंड r इज r। ये पॉसिबल है बिकॉज 21 -1 और -7 में सबसे छोटी वैल्यू ये है। तो अगर ये कंडीशन दे दी जाए तो ये से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट केस, द लार्जेस्ट अमंग p, q एंड r इज q। ना अगर हम इस केस को देखते हैं तो लार्जेस्ट r है, q से छोटा है, और अगर हम इस केस को देखते हैं तो लार्जेस्ट p है। किसी भी केस में q लार्जेस्ट नहीं हो सकता है, यही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और यही हमारा आंसर है। What about the remaining two options? R and Q must have same signs. We can see या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव, तो ये तो पॉसिबल है। P cannot be equal to 0. Definitely P 0 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर हमने P को 0 लिख दिया तो ये पोर्शन 0 होगा, फिर ये पोर्शन किसी भी हालत में 0 नहीं हो पाएगा, तो हम P को 0 नहीं ले सकते। ये बात भी सही है। तो सिर्फ एक ही ऐसा स्टेटमेंट है जो डेफिनेटली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को, दैट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द टू इक्वेशंस आर कोइंसाइडिंग, और वो कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। कंसीडर अ 4 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म a b b b। ना नंबर इस तरह से हमें दिखता है, यहाँ पर a जो है वो मोर देन 0 है और लास्ट की 3 डिजिट्स आर ऑल b। दिस इज हाउ इट लुक्स। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये थाउजेंड्स की पोजीशन पे है तो हम कहेंगे 1000 a, ये हंड्रेड्स की पोजीशन पे है तो 100 b, टेंस की पोजीशन पे है तो 10 b, और ये भी b। तो हमारा ये जो नंबर होगा इसकी वैल्यू होगी 1000 a प्लस इन तीनों का सम, दैट इज 111 b। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट। सफिशिएंट के साथ साथ नेसेसरी भी होनी चाहिए। तो मे बी वाला केस नहीं, डेफिनेट केस हमें लेना होगा दैट द 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय a। ये नंबर a से डिविजिबल होना चाहिए ना। अगर हम इस पोर्शन को a से डिवाइड करें, वी विल फाइंड कि फर्स्ट पार्ट तो a से डिविजिबल है, हमें बस अब चिंता करनी है कि इसकी सेकंड पार्ट की 111 b डिवाइडेड बाय a। अगर ये पोर्शन a से डिविजिबल हो गया तो हमारा काम बन जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको एक बार देखते हैं फैक्टराइज करके। ये जो 111 है इसको हम 3
टाइम्स 37 टाइम्स बी लिख सकते। नाउ ए को अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो वो या तो 3 से कैंसिल होगा या बी से, 37 से नहीं हो सकता, बिकॉज 37 एक प्राइम नंबर है और 37 एक डबल डिजिट का नंबर है, तो हम ए की जगह 37 नहीं लिख सकते, बिकॉज ए हैज टू बी अ सिंगल डिजिट। तो इसका मतलब है ये जो 37 है ये तो किसी भी हालत में ए से डिविजिबल नहीं होगा। तभी हो सकता है जब हम ए की जगह क्या पुट कर दें, 1 पुट कर। तो अब हमारा फोकस क्या हो गया है, 37 मल्टीप्लाइड बाई 3b ओवर ए। अब यहां पर ये जो 3b है अगर ये a से डिविजिबल हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो a से डिविजिबल हो जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन? अगर हम b को डिविजिबल बाय a कर दें तो भी काम बन रहा है, अगर हम यहाँ देखें जरूरी नहीं है। मान लीजिए मैं b की वैल्यू ले लेता हूं, बिकॉज यहाँ पर 3 और 37 है, b की वैल्यू मैं 2 ले लूं और a की वैल्यू 3 ले लूं। तो मैंने b की वैल्यू 2 ली है, इसके बाद भी ये नंबर डिविजिबल है किससे, a से, वेयर b इज नॉट डिविजिबल बाय a। तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। क्या b को इक्वल टू 0 होना चाहिए? देख लीजिए यहाँ पर b को मैंने 0 इक्वल नहीं रखा है, मतलब ये भी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। क्या 21 भी डिविजिबल बाय a होना चाहिए? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 का कोई यूज ही नहीं है। क्या 9 भी डिविजिबल होना चाहिए? अगेन जब मेरा काम 3b से ही बन रहा है तो फिर 9b तक जाने की मुझे जरूरत ही क्यों पड़ेगी? सो देयरफॉर ये जो 4 ऑप्शन है ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। दो 9 भी अगर a से डिविजिबल हो गया तो हम कहेंगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन डिविजिबल हो गया, बिकॉज अगर 3b a से डिविजिबल हुआ तो 9b तो हर हालत में a से डिविजिबल होगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, ये वाली। इसीलिए फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। नाउ ये 18 गिवन है, इसे मैं लिख सकता हूँ 6 टाइम्स 3, ये 24 गिवन है, इसे लिख सकता हूँ 6 टाइम्स 4। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम स्टैंडर्ड जो कंसेप्ट होते हैं उसको इन्वॉल्व करें, एक ट्रिपलेट है 3 4 5, तो ये 6 टाइम्स 3, ये 6 टाइम्स 4, तो ये वैल्यू 6 टाइम्स 5, दैट मीन्स कितनी होगी, 30। Two circles each of radius r are drawn inside the triangle in such a way that one of them touches AB and BC। तो ये वाला टच कर रहा है AB को और BC को, while the other one touches AC and BC। एक AC को और BC को टच कर रहा है। The two circles also touch each other। हम इस इमेज के साथ मूव कर सकते हैं। हमें AB BC की लेंथ गिवन है, रेडियस r निकाल। यहाँ हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर दो सर्कल जिनकी रेडियाई सेम है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो अगर हम इस लाइन को जो इनके सेंटर्स को कनेक्ट कर रही है इन्हें आपस में जोड़ें तो ये इस पॉइंट से गुजरेगी जहां पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऐसे ही सेंटर से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये रेडियस हो गई। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं इस वैल्यू को r मान लूं, इसे भी r होगा तो ये भी r होगा, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 3r। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 24 माइनस 3। अच्छा, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो ये भी r है, इसका मतलब है ये वैल्यू भी r। एक बेसिक प्रॉपर्टी है, अगर हम एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये भी r है, तो अगर ये 24 माइनस 3r है तो ये भी 24 माइनस क्या होगा, 3r। क्या हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, ये होगा 3r प्लस 6। लेटेस्ट इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है d, तो ये होगा 3r प्लस 6, बिकॉज 3r प्लस 6 और 24 माइनस 3r करने पर हमें 30 मिलना चाहिए। ये अगर r है तो ये भी r होगा, ये एक तरह से स्क्वायर बन गया है, तो ये अपर पोर्शन होगा 18 माइनस r। नाउ लेट्स इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है e और इस पॉइंट को नाम दे दिया है हमने f। अगर हम e को a से कनेक्ट कर दें तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल। कैन वी से AE स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, DE स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। और अगर हम AE स्क्वायर इस ट्राइंगल में देखें AFE में, तो वो इक्वल है किसके, AF स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर के। DE कितना है R, तो ये हो गया है R स्क्वायर। AD है 3R प्लस 6 का स्क्वायर। AF कितना होगा 18 माइनस R, तो ये हो गया 18 माइनस R का स्क्वायर। EF कितना है R, ये हो गया है 3R, तो 3R का सिंप्लीफाई करें, R स्क्वायर प्लस 9R स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36R इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, ये हो गया 324 प्लस R स्क्वायर माइनस 36R प्लस 9R स्क्वायर। नाउ यहां पर क्या होगा, ये जो 9R स्क्वायर है वो 9R स्क्वायर से और R स्क्वायर से कैंसिल,
36R नेगेटिव साइन के साथ इधर जब आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 72R, और 324 में से अगर हम 36 को राइट साइड ले जाएं तो बचेगा 288। तो इससे हमारे पास R की वैल्यू 4 आ जाएगी, और यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का ट्रिकी क्वेश्चन है। अ किंग हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल हिज रेयर ज्यूल्स इन 3 बॉक्सेस। द फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स 1/3 ऑफ द रेयर ज्यूल्स। लेटेस्ट टोटल जूल्स हैं रियल जूल्स 3x। तो फर्स्ट बॉक्स में इसका 1/3 यानी क्या दे दिया गया है x, while the second box contains k by 5 of the rare joules। टोटल जूल्स है 3x, तो इसका k by 5 ये हमने सेकेंड बॉक्स में डाल दिया है, जहां पर k एक पॉजिटिव इंटीजर है। A third box contains 66 rare joules। थर्ड बॉक्स में हमने 66 जूल्स डाल दिए हैं। How many rare joules does the king have? हमें 3x की वैल्यू निकालनी है। ना इन तीनों बॉक्सेस में जो जूल्स डाले गए हैं उनका सम टोटल के इक्वल होगा। 3x मल्टीप्लाइड बाई k अपॉन 5 प्लस 66 इज इक्वल टू व्हाट 2x। यहां पर हम 5 एलसीएम ले लें तो 66 5 टाइम्स ये हो गया 330, और यहाँ नीचे पूरे में 5 आ जाएगा। इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 2x की जगह क्या हो जाएगा 10x। ये काम हम करते हैं, इस टर्म को इधर ले जाते हैं तो 10x माइनस 3x टाइम्स k इज इक्वल टू 330। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर हमने x कॉमन लिया, 10 माइनस 3k इज इक्वल टू 330। तो x की वैल्यू होगी 330 ओवर 10 माइनस 3k। नाउ k एक पॉजिटिव इंटीजर है तो मिनिमम हमारे पास k की वैल्यू 1 हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। 2 हम ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, पर 3 से ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं, बिकॉज अगर हमने 3 से ऊपर लेट से 4 लिया तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाएगा। 330 को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो x एक नेगेटिव नंबर आएगा और नंबर ऑफ जूल्स नेगेटिव नहीं हो सकता। तो k की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो है 1 2 3। बट क्या हम k की जगह 1 पुट कर सकते हैं? अगर हमने k की जगह 1 पुट किया तो क्या होगा, यहाँ पर 3 टाइम्स 1 3, 10 माइनस 3 7, 337 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो x की वैल्यू डेसिमल में आएगी, ये परमिसिबल नहीं। क्या हम k की जगह 2 पुट कर सकते हैं? 3 2 टाइम्स 6, अगर हमने k की जगह 2 पुट किया तो ये 6 हो गया, 10 माइनस 6 4, पर 334 से डिविजिबल नहीं है। क्या हम k की जगह 3 पुट कर सकते हैं? 3 3 टाइम्स 9, 10 माइनस 9 1। यस, उस केस में हमारे पास में x की वैल्यू 330 आ जाए। क्वेश्चन में हमसे नंबर ऑफ रेयर जूल्स पूछे गए वो है 3x। x की वैल्यू यहाँ पुट करते ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 990, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। ये सेट इक्वेशंस पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का सेट है। Aman has come to the market with rupees 100. If he buys 5 kilograms of cabbage and 4 kilograms of potato, he will have rupees 20 left. Or else, if he buys 4 kilograms of cabbage and 5 kilograms of onion, he will have rupees 7 left. तो दो कंडीशंस यहाँ पर हमारे पास हैं। लेट अस से कैबेज की प्राइस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं C से, पोटैटो की प्राइस को P से, और अनियन की प्राइस को N से। ये है पर किलोग्राम प्राइस। 5 किलोग्राम कैबेज कॉस्ट हो गई है 5C प्लस 4 किलोग्राम ऑफ पोटैटो 4P। 20 रुपीज उनके पास बचे हैं, दैट मीन्स 80 रुपीज में ये आ सकता है। सिमिलरली 4 किलोग्राम ऑफ कैबेज प्लस 5 किलोग्राम ऑफ अनियन, क्या पैसा बचेगा? ₹7 लेफ्ट, तो हम कहेंगे ये 93 रुपीज में आ रहे हैं। The per kilogram prices of cabbage, onion and potato are positive integers in rupees, and any type of these vegetables can only be purchased in positive integer kilogram or none at all। हम डेसिमल में नहीं खरीद सकते, 1.3 किलोग्राम नहीं खरीद सकते। या तो हम नहीं खरीदेंगे या फिर हम अगर खरीदेंगे तो हम उसको इंटीजर वैल्यू में खरीदेंगे। यहाँ पर C, P और N की वैल्यू भी इंटीजर होनी चाहिए। C यहाँ पर एक कॉमन मेंबर है, तो यहाँ जो हम मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालेंगे और यहाँ जो मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालेंगे उनमें हम फोकस करेंगे कॉमन सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन जनरली हम हिट एंड ट्रायल से लाते हैं। जैसे अगर मैं P की वैल्यू 0 लिख दूं, तो ये अलाउड नहीं है बिकॉज प्राइस 0 नहीं होगी, क्लियरली मेंशन है ये सभी पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन क्या मैं इसको 0 ले लूं? अगर ऐसा मैंने किया तो C की वैल्यू 16 हो जाएगी। पहला आंसर आने के बाद हम नेक्स्ट आंसर बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। इन दोनों का सम 80 होने का मतलब है अगर मैं एक को इंक्रीज करूंगा तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर C इस वैल्यू से चेंज होगा और P इस वैल्यू से चेंज होगा। नाउ P को मैं 5 से कम नहीं कर सकता, तो मुझे इसको इंक्रीज करना होगा, तो 5 ये हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंगली C 4 से कम हो जाएगा, ये हो गया 12। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, 12 आइटम 60,
5 4 टाइम 20, 60 प्लस 20 80। तो ये जो पहला सॉल्यूशन हमने लिखा था ये पहली कैलकुलेशन के लिए लिखा था। नाउ सब्सिक्वेंटली बड़ा आसान है, इसको फिर 5 से इंक्रीज करूंगा, ये 10 हो जाएगा, 4 से डिक्रीज करूंगा, 8 5 टाइम 40, 10 4 टाइम 40, दोनों का सम 80। फिर 4 से रिड्यूस करेंगे, इसको 5 से बढ़ाएंगे। क्या इसको मैं और 4 से रिड्यूस कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां पर हम C और P की 3 पॉसिबल वैल्यूज लिख सकते हैं। अब हम यहां पर मूव करते हैं ना, हम चाहते हैं कि n की वैल्यू यहां पर पुट करें, 4 C की वैल्यू जो आए वो भी एक इंटीजर आनी चाहिए। क्या मैं n की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर सकता? अगर 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 88, और 88 4 से डिविजिबल है, तो मैं n की जगह 1 पुट कर सकता हूं। तब मेरा C की वैल्यू क्या होगी? 22। सेम लॉजिक, C को इस वैल्यू से चेंज करना है और n को इस वैल्यू से। 1 प्लस 4 ये 5 हो गया, इसमें से 5 कम कर, 17 4 टाइम 68, 5 5 टाइम 25, दोनों का सम 93। नेक्स्ट सॉल्यूशन, इसको और 5 से कम कर दो, इसको 4 से बढ़ा दो, फिर 5 से इसको कम कर दो, इसे 4 से बढ़ा दो, 5 से कम कर दो, 4 से बढ़ा दो। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, 17 5 टाइम 85, 2 4 टाइम 8, और दोनों का सम 9। ना हम बात कर रहे हैं किसकी वैल्यू की? ये है C और n की, और ये है C और P की। क्या यहाँ पर कोई कॉमन वैल्यूज हैं? 12 8 4, 12 नहीं है, 17 8 4 नहीं है, सिर्फ ये 12 हमें यहाँ पर नजर। तो एक ही ऐसी वैल्यू है जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगी। इसका मतलब है ये दो वैल्यूज हाथ से चली गई हैं और ये सारी वैल्यूज हमारे हाथ से चली गई हैं। हम लिखेंगे 12 एंड 9, क्योंकि जो भी हम वैल्यू लेंगे वो साइमल्टेनियसली दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 12 4 टाइम 48, 9 5 टाइम 45, दोनों का सम 93, 12 5 टाइम 60, 5 4 टाइम 20, दोनों का सम 80। तो इससे एक तो हमें C की वैल्यू क्या मिल गई है? 12, P की वैल्यू मिल गई है 5, और N की वैल्यू 9। ये हो गई ₹12 पर किलोग्राम, ₹5 पर किलोग्राम, ₹9 पर किलोग्राम। तो सबसे पहले तो हमने इंडिविजुअली इनकी वैल्यूज निकाल ली है। लुक एट द क्वेश्चन नाउ। अमन डिसाइड्स टू बाय ओनली अनियन। केवल अनियन खरीदना चाहते हैं, 100 रुपए उनके पास है। इन वॉट एवर मैक्सिमम क्वांटिटी पॉसिबल इन पॉजिटिव इंटीजर किलोग्राम with the money he has come to the market with. How much money will he be left with after the purchase? 100 रुपीज टोटल थे। अनियन की प्राइस है ₹9 पर किलोग्राम, तो अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे वो 11 किलोग्राम तो अनियन ले सकते हैं और उनके पास में 1 रुपए बच जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन डिसाइड्स टू बाय ओनली अनियन एंड पोटैटो। अनियन और पोटैटो उन्हें खरीदना है, तो इसको अब हम हटा सकते हैं, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। Both in positive integer kilogram in such a way that the money left with him after the purchase will be insufficient to buy a full kilogram of either of the two vegetables. इसका मतलब क्या? जो भी वो पैसा स्पेंड करेंगे उसके बाद उनके पास में 5 रुपीज नहीं बच सकते, क्योंकि अगर 5 रुपीज उनके पास बच गया तो वो 1 किलोग्राम यहाँ पर पोटैटो ले। क्या 4 रुपीज बच सकता है? हाँ, अगर 4 रुपीज बचा तो ना तो वो पोटैटो ले पाएंगे इंटीजर में, ना ही वो अनियन ले पाएंगे। 3 रुपीज बचा तो भी, 2 रुपीज बचा तो भी, 1 रुपी बचा तो भी, और अगर कुछ भी नहीं बचा तो अब हमारे पास में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कई सारी इक्वेशन बन गई। कैसी इक्वेशन बनी? 5, यहां पर हमने क्वांटिटी लेनी है, लेट अस से 5 टाइम्स x प्लस 9 टाइम्स y। व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? ये वैल्यू क्या हो सकती है? इट कैन बी 96, इट कैन बी 97, इट कैन बी 98, इट कैन बी 99, एंड इट कैन बी 100। बिकॉज 96 लेते हैं तो 4 रुपए बचते हैं, कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे, और 97 लेते हैं तो 3 रुपए बचते हैं, अगेन कुछ नहीं खरीद पाएंगे। तो हमारे पास ये पॉसिबल वैल्यूज हैं, लेकिन इसमें एक शर्त है, इफ ऑल सच परमिसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ परचेज आर इक्वली लाइकली, मतलब सबके बराबर चांसेस हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अमन बाइज मोर अनियन देन पोटैटो। क्वांटिटी जो हमने अनियन की खरीदी है वो पोटैटो से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां बड़ा आसान तरीका है, टोटल केसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे और न्यूमरेटर पर वो केसेस लिखेंगे जब क्वांटिटी ऑफ अनियन यानी y की वैल्यू x से बड़ी। अब ये सॉल्यूशन कैसे निकालें? अगेन वी हैव टू डू ऑल द कैलकुलेशन क्विकली। क्या मैं यहाँ पर 96 है, ये 5x है ना, ये नंबर 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्ट करने पर वो या तो 0 आनी चाहिए या 5 आनी चाहिए ना। अगर मैं 9 की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो काम नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा, 3 नहीं बनेगा, बट 4 पुट करते ही काम, बिकॉज 9 4 टाइम 36, और यहां पर हमारे पास में 5x जो है वो 36 अगर उधर गया तो बचा 60 और 5 से डिविजिबल हो गया। तो हम एक काम कर सकते हैं, अगर मैं 96 वाला केस ले रहा हूं, बाकी केसेस मैं बाद में लूंगा, तो y की पहली वैल्यू मैं क्या ले सकता हूं? 4। 9 4 टाइम 36 माइनस हुआ
बचा कितना 60, 5 से डिवाइड किया तो 12। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट सॉल्यूशन? ये भी बड़ा आसान है। x 9 से चेंज होगा, y 5 से चेंज होगा। इसको रिड्यूस तो कर नहीं सकता तो मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं। लेट अस से ये 9 हो गया और ये 9 से कम होके 3 हो गया। आगे मैं नहीं बढ़ सकता। क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि अब अगर मैं इसको 9 से कम करूंगा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए। तो यहां दो सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। What if I take it as 97? Again the same logic, but quickly y की जगह I can put 3 because 9 3 टाइम 27 किया, 97 minus 27 कितना बचा 17, ये 40। एंड नेक्स्ट वही y को 5 से इंक्रीज कर दो तो 8 और x को 9 से डिक्रीज कर दो तो 5 5 टाइम 25, 9 8 टाइम 72 और 72 और 25 97। इनफैक्ट अब अगर 98 करूंगा तो मैं इसका आंसर बहुत जल्दी निकाल सकता हूं। कैसे? ये 2 से इंक्रीज कर देता हूं 16, इसको 1 डिक्रीज कर देता हूं और यहां पर क्या लिखूंगा, ये 3 5 ये 7 हो जाएगा, 9 8 ये भी 7 हो जाएगा। क्रॉस चेक कर रहे हैं। 2 पुट किया तो 18, माइनस किया तो 80, 80 अपॉन 5 16, फिर इसको 9 से डिक्रीज किया 16 माइनस 9 7 और इसे 5 से इंक्रीज किया तो 2 प्लस 5 7। क्या अगर मैं 99 ले लूं तो? अगर 99 लूंगा तो ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 1, 3 5 7 ये 9 हो गया, ये 6 हो गया। बार बार हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। इसको मैं 9 से अगर रिड्यूस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा जो अलाउड नहीं है। तो एक वैल्यू और ट्राई कर लेते हैं, क्या हो अगर ये 100 हो। अगर ये 100 हो जाए तो यहां पर 0 लिखना पड़ेगा और ये 20। ये वैल्यू अलाउड नहीं है क्योंकि हम यहां पर 0 नहीं ले सकते। क्वेश्चन में साफ लिखा है अमन डिसाइड्स टू बाय ओनली अनियन एंड पोटैटो बोथ इन पॉजिटिव इंटीजर किलोग्राम। नाउ ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इससे नेक्स्ट आंसर हम कैसे निकालते हैं? इसको 9 से रिड्यूस करते जाएंगे और इसको 5 से 9 से रिड्यूस करूंगा तो एक वैल्यू 11 आ गई, 5 से इंक्रीज किया तो 0 में 5 ऐड किया 5। यहां फिर 9 से रिड्यूस किया 2, 5 ऐड किया 10, 10 9 टाइम 90, 2 5 टाइम 10 100। यहां हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर यहां पे 9 रिड्यूस कर देता तो 0 हो जाता, यहां नेगेटिव हो जाता, इसलिए यहां पर और सोल्यूशन हमने नहीं ली क्योंकि एक सोल्यूशन यहां मिल जाता था और एक यहां पर हमें दोनों सोल्यूशन मिल गए थे। कुल कितने पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं हम कहेंगे? फेवरेबल केस कब होंगे? जब y की वैल्यू x से बड़ी होगी। ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं, ये काम का है, ये काम का है, पर ये काम का नहीं क्योंकि यहां पर इक्वल है। ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, पर ये काम का है। हम कहेंगे 3 फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस 10, सो डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी 3/10। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये सेट थ्योरी पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का सेट है। 41 एप्लीकेंट्स हैं have been shortlisted for interviews for some data analyst positions. Some of the applicants have advanced expertise in one or more fields among the following: data analysis, database handling, and coding. The numbers of applicants with different advanced expertise are given in 2/8 table below. The number of applicants with advanced expertise in all 3 fields is given as x in the table where x is a non-negative integer. That means ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या हायर वैल्यू हो सकती है। नाउ यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास में। टोटल 41 एप्लीकेंट्स हैं। डेटा एनालिसिस एक वेरिएबल है, डेटाबेस हैंडलिंग एक है और कोडिंग एक है। तो हमें इंडिविजुअल वैल्यू गिवन है, फिर हमें कॉम्बिनेशन गिवन है, डेटाबेस हैंडलिंग और डेटा एनालिसिस ये गिवन है। ऐसे ही डेटाबेस हैंडलिंग एंड कोडिंग गिवन है एंड फाइनली डेटा एनालिसिस एंड कोडिंग गिवन है, यानी दो का कॉम्बिनेशन एंड ऑल 3 हमें। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक पेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर 41 एप्लीकेंट्स हैं तो जो रेक्टेंगल जिसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे इसकी वैल्यू है 41। डेटा एनालिसिस इसको हम DA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर 12 एप्लीकेंट्स हैं। डेटाबेस हैंडलिंग DH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 एप्लीकेंट हैं। कोडिंग CD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 7 एप्लीकेंट्स हैं। ये 3 वैल्यूज हमने ले ली। अब हम फोकस करेंगे 2 वाले जोन पर, डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस हैंडलिंग, दैट मींस ये वाला पोर्शन। यहाँ पर ओनली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई तीसरे वाले जोन में भी है तो उसे भी हम कंसीडर करेंगे। ये वैल्यू हमें क्या गिवन है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। ऐसे ही डेटाबेस हैंडलिंग एंड कोडिंग ये वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 लिखेंगे। ये वैल्यू हमें 6 गिवन है और इन तीनों की वैल्यू हमें क्या गिवन है x। नाउ सेट थ्योरी का एक बेसिक रूल याद रखें कि कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, और अगर हम पर्संस के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम डेसिमल में नहीं ले सकते। नाउ एक चीज है, अगर मैं इस x को इंक्रीज करूं तो इन तीनों पे क्या असर पड़े। देखिए इन दोनों का सम 6 कांस्टेंट है। मान लीजिए इसको मैंने 2 लिया तो ये 4 होगा, पर अगर इसको 2 से 3 किया तो सम 6 करने के लिए इसको डिक्रीज करना होगा, मतलब ये डिक्रीज होगा
सेम लॉजिक से ये दोनों भी डिक्रीज होंगे। व्हाट अबाउट दिस पोर्शन? इन चारों का सम 12 है, मैंने एक बार इंक्रीज किया और 2 बार डिक्रीज कर दिया, तो टेक्निकली मैंने एक बार डिक्रीज ज्यादा कर दिया, बैलेंस करने के लिए इसको इंक्रीज करना। विद द सेम लॉजिक इन दोनों को भी मुझे इंक्रीज यहां पर करना होगा। व्हाट अबाउट दिस? ओवरऑल सम 41 है, मतलब मैंने 1 2 3 4 4 बार इंक्रीज किया है और 3 बार डिक्रीज किया है, तो बैलेंस करने के लिए इसे डिक्रीज करना। दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि ये और ये चारों एक जैसे बिहेव करते हैं, चारों इंक्रीज होंगे या चारों डिक्रीज होंगे, और ये जो चार बचे हैं ये ऑपोजिट बिहेव करते हैं। इसे इंक्रीज किया तो ये चारों डिक्रीज होंगे और इसे डिक्रीज किया तो ये चारों इंक्रीज। एक बार ये लॉजिक समझ में आ जाए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वैल्यू ऑफ x? नाउ ये सम कितना आ रहा है 2, ये सम 3 है, ये 6 है, तो x की वैल्यू पहली बात तो 2 से ऊपर तो हम लिख ही नहीं सकते। एक बार हम 2 पे ट्राई करते हैं। क्या मैं यहाँ पर 2 पुट कर सकता हूँ? अगर ये 2 पुट किया तो ये 0 होगा, ये 2 पुट किया तो ये 1 होगा, ये 2 पुट किया तो ये 4 होगा। 4 2 6 and 0 6, तो ये वैल्यू 6 होगी। 2 and 1 3 0, तो ये वैल्यू 2 होगी, सो दैट 5 सम हो जाए। 2 4 6 and 1 7, तो ये वैल्यू 0। क्या मैं इसको 2 से बढ़ा सकता हूं? नहीं, क्योंकि अगर मैंने 2 को बढ़ाया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो परमिसिबल नहीं है। क्या मैं इसको 2 से कम कर सकता हूं? इस केस में नहीं, क्योंकि अगर मैंने इसको 2 से कम किया 1, तो ये भी रिड्यूस हो जाएगा बाय 1, और 0 1 से रिड्यूस होने पर -1 हो जाएगा। दैट मींस इस पोर्शन की वैल्यू फिक्स हो गई है 2, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जितने भी जोन है इन सब की वैल्यू फिक्स हो। कैन यू फाइंड आउट दिस वैल्यू? टोटल सम 41 होना चाहिए, 6 10 and 2 12, 14 and 1 15, तो ये वैल्यू हमारी क्या बचेगी? 26। तो x के बारे में हम एक ही बात कह सकते हैं कि इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन कर सकते हैं, दैट इज 2 ओनली। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। How many applicants did not have advanced expertise in any of the 3 given fields? ये है 26। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये सेट एवरेज या मोर प्रिसाइसली अगर हम कहें मीडियन पर बेस्ड एक मॉडरेट लेवल का सेट है। द अपर हिंज ऑफ अ डेटा सेट is the median of all the values to the right of the median of the data set in an ascending arrangement, while the lower hinge of the data set is the median of all the values to the left of the median of the data set in the same arrangement. Now median निकालने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और जो मिडिल वैल्यू होती है वो आपका मीडियन है। अगर 2 मिडिल वैल्यू होती है तो उनका एवरेज आपका मीडियन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये डेटा सेट गिवन है, हमने इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आया, ये हमारा मीडियन है क्योंकि मिडिल वैल्यू है। टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो जो मिडिल वैल्यू है वो मीडियन है। अब इसके राइट में 3 वैल्यूज हैं और इसके लेफ्ट में भी 3 वैल्यूज हैं। So the median is 4, which is represented in the bold value, and hence the upper hinge is the median of 4 6 7. Upper hinge किसको कहेंगे? राइट साइड में जो वैल्यू है इसका मीडियन, यानी इनकी मिडिल वैल्यू। और ऐसे ही लोअर हिंज किसको कहेंगे? ये जो लेफ्ट साइड में वैल्यू है उसका मिडिल वैल्यू, दैट इज मीडियन। तो ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। A student has surveyed 13 of her teachers and recorded their work experience in integer years. 2 of the values recorded by the student got smudged, and she cannot recall those values. All she remembers is that those 2 values were unequal. So let us write them as A and B, where A is less than B. The remaining 11 values as recorded, ये हमें given है। Moreover, the student also remembers the following summary measures calculated based on all the 13 values. Minimum 2 है, lower hinge 6.5 है, median 12 है, upper hinge 21 है और maximum 29 है। ना यहाँ पर 13 observations हैं। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर मीडियन वो होगी जो 7th ऑब्जर्वेशन है हमारी, A B से छोटा है और मिनिमम वैल्यू 2 है। 2 यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है हमें A की वैल्यू तो मालूम चल चुकी है, वो क्या है? अगर हम इन वैल्यूज को 11 प्लस इस वैल्यू को 12 को अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या आ रही है? 2 5 6 7 8 12 16 19 21 21 27 29। नाउ मीडियन 12 गिवन है, मतलब हमारी जो 7th टर्म है वो 12 होनी चाहिए। यहां हम देखें तो 1 2 3 4 5 6। ना हो सकता है हमारी वो जो 7th टर्म है वो यहां हो, या हम B को 11 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज उस केस में मीडियन हमारा क्या होगा? 12। 6 वैल्यूज इधर होंगी, 6 वैल्यूज इधर होंगी। क्या मैं B को मे बी यहां लिख सकता हूं से 13? दिक्कत है, जैसे ही मैंने 13 लिखा
यहाँ पर 6 वैल्यूज हैं तो मीडियन 13 हो जाए, पर क्लियरली मेंशन है मीडियन क्या है 12। तो हमारा जो बी है वो किसी भी हालत में 12 से बड़ा नंबर तो नहीं हो सकता, 12 से बड़ा होते ही मीडियन चेंज हो जाए। सो बी की वैल्यू अभी तक ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि 12 के इक्वल या उससे कम हो सकता है, 11 मैंने देखा भी हो सकता है। अच्छा, अपर हिंज 21 है। अपर हिंज मतलब जो भी बी होगा वो यहां पर होगा, इस जगह पर, यहां कहीं भी हो सकता है। राइट साइड में ये 6 वैल्यूज हैं, इनका मीडियन क्या है, दो मिडिल वैल्यूज हैं, उनका मीडियन हम देख सकते हैं 21 है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। लोअर हिंज 6.5 होने का मतलब है ये जो लेफ्ट में 6 वैल्यूज होंगी उनका मीडियन 6.5। नाउ अगर मान लीजिए मैं बी को यहां लिख देता हूं तो लेफ्ट में ये 6 वैल्यूज हैं, मिडिल वैल्यूज ये 2 हैं, तो इनका मीडियन अगर हम एवरेज लेते हैं तो 6.5 होगा, ये कंडीशन फुलफिल हो गई है। मान लीजिए हम बी को 11 लिख दें, 10 लिख दें, 9 लिख दें, 11 10 9 लिखा तो भी ये मीडियन है, हमारे पास 6 वैल्यूज लेफ्ट में है, ये हमारी क्या हो गई है 6.5। ये कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम 8 लिख सकते हैं, अगेन विद द सेम लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लेफ्ट में 6 वैल्यूज हैं, यहां पर ये हो गया। क्या हम 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज अगेन लेफ्ट में कुल कितनी वैल्यूज हैं 6 और मीडियन इन दोनों का एवरेज हो गया। क्या हम बी की वैल्यू 6 लिख सकते हैं, अगर हमने ऐसा किया तो ये तो मीडियन है ओवरऑल, लेफ्ट में 6 वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज बीच में है, उनका मीडियन या उनका एवरेज 6 होगा, हमें 6.5 चाहिए, तो इसका मतलब है बी की वैल्यू हम 6 नहीं लिख सकते हैं, बी की वैल्यू हम 7 या उससे हायर कोई भी नंबर अप टू 12 लिख सकते हैं। क्या हम बी की वैल्यू 5 लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 5 लिखा तो ये तो मीडियन है, इसके लेफ्ट में 6 वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, तो लोअर हिंज क्या होगा, बीच की दो वैल्यू का एवरेज या मीडियन, ये तो 5.5 होगा, हमें 6.5 चाहिए। इसका मतलब है हमने यहाँ पर बी की वैल्यू जो 5 लिखी थी पॉसिबल नहीं है, बी की वैल्यू 7 से लेके 12 तक हम कुछ भी ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 29 है, ठीक है 29 हम देख सकते हैं। क्वेश्चंस पे नजर डालते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी 7 से लेके 12 तक, तो 29 13 6 2 कुछ भी नहीं हो सकता है, थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, based on the information recorded, which of the following can be the average work experience of the 13 teachers? 13 टीचर्स का एवरेज वर्क एक्सपीरियंस कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऊपर और उसे हम 13 से डिवाइड। नाउ यहाँ पर हम इमीडिएटली ये दो ऑप्शंस तो रिजेक्ट कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो भी वैल्यू आएगी ये हर हालत में इंटीजर होगी और 13 से डिवाइड करने पर 0.5 आंसर तभी आ सकता है जब ऊपर सम जो है उसमें भी 0.5, वरना नहीं आ सकता। जैसे 19.5 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 1.5, तो ये तभी पॉसिबल है जब ऊपर डेसिमल में वैल्यू आए, वो नहीं आ रही, तो ये दो तो हम इमीडिएटली रिजेक्ट कर सकते हैं। अब फोकस करना है 12 13 एंड 14 पर। सबसे पहले इन सब का सम निकाल लें, फिर बी की वैल्यू पर बाद में फोकस करें। 2 and 5 7, 14 and 6 20, ये भी 20 40, ये हो गया है हमारा 35, 40 प्लस 35 75, 42 ऐड किया है तो 117, 56 ऐड किया है तो ये हो गया है 173। तो यहां तक हमारे पास ये वैल्यू 173 आ चुकी है, प्लस हमें बी कर ना, अगर 173 को हम 13 से ब्रेक करना चाहें तो ये 169 हो जाता तो काम बन जाता। 169 होते ही 169 प्लस बी प्लस अपॉन 13, 169 को 13 से डिवाइड किया तो 13 प्लस बी प्लस 4 अपॉन 30। एक बात कंफर्म है कि जो एवरेज होगा वो 13 से बड़ा होगा, तो ये दो ऑप्शंस भी हाथ से रिजेक्ट हो सकते हैं। इमीडिएटली फिफ्थ ऑप्शन हमारा आंसर होगा। 13 तो यहाँ आ गया, क्या हम यहाँ 1 ला सकते हैं, अगर हम बी की जगह 9 पुट, तो 9 प्लस 4 13, 13 अपॉन 13 1 एंड 13 प्लस 1 14 एंड डेफिनेटली 9 हम पुट कर सकते हैं, तो फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, while rechecking her original notes to re-enter the smudged values of A and B in the records, the student found that one of the 11 recorded work experience values that did not get smudged was recorded wrongly as half of its correct value थी 2x और हमने उसकी जगह एंटर कर दी है x। हम किन वैल्यूज की बात कर रहे हैं, जिनको स्मज नहीं किया है, दैट मींस ये जो वैल्यूज हमारे सामने है 5 से लेके 29 तक, इनमें से कोई एक वैल्यू जो लिखा जाना था उसका हाफ यहाँ पर हमने लिखा है। आफ्टर री एंटरिंग द वैल्यूज ऑफ A and B and correcting the wrongly recorded value, she recalculated all the summary measures. The recalculated average value was 50. What is the value of B? Now यहाँ पर 15 हमें चाहिए, अभी हमने किया था 169 प्लस B प्लस 4 ओवर 13। नाउ यहाँ पर मान लीजिए कोई एक नंबर था जिसे हमें एंटर करना था 2x,
लेकिन हमने एंटर किया x। तो अगर हमने करेक्ट वैल्यू एंटर की होती तो जो सम है वो x बढ़ जाता। इट इज गिवन कि ये वैल्यू 15 आई। नाउ 169/13 ये हो गया है 13 प्लस b प्लस 4 प्लस x अपॉन 13 इज इक्वल टू 15। 13 को उधर ले जाएंगे तो हमें यहां पर ये वैल्यू 2 चाहिए। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो b प्लस एक्स इज इक्वल टू 26 माइनस 4 22 होगा। अब अगर मैं b की वैल्यू 7 लेता हूं तो x शुड बी 15, बट 15 वैल्यू मेरे पास यहां पर नहीं है। अगर 8 लेता हूं तो x शुड बी 14, बट 14 वैल्यू मेरे पास नहीं है। 9 लेता हूं तो 13, बट 13 मेरे पास नहीं है। 10 लेता हूं तो 12 यस मेरे पास में है। तो अगर मैं b को 10 ले लूं तो x 12 हो सकता है, मतलब ये वाला नंबर है जिसको हमने रॉन्गली एंटर किया था। 11 लेने पर 11 हो जाएगा पर 11 अवेलेबल नहीं है, 12 लेने पर 10 हो जाएगा पर 10 अवेलेबल नहीं है। दैट मींस यही वो एक पॉसिबल केस है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, b की वैल्यू क्या होगी, इट हैज टू बी 10। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सेट एवरेज पर बेस्ड एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का सेट है। T20 क्रिकेट मैच कंसिस्ट ऑफ 2 टीम्स प्लेइंग 20 ओवर्स ईच, numbered 1 to 20. The run scored in any over is a non-negative integer. That means 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है. The run rate at the end of every over is calculated as average run scored up to and including that. तो मान लीजिए 5th ओवर के बाद हमें एवरेज निकालना है, तो 5th ओवर तक जितने भी रन बने हैं उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 7th ओवर के बाद निकालना है तो 7th ओवर तक जितने भी रन बने हैं उनको ऐड करके 7 से डिवाइड करेंगे। That is the run rate at the end of the kth over is the average number of runs scored over numbers 1 up to k, where k is greater than equal to 1. That means हम 1 इनिंग का भी एवरेज निकाल सकते हैं, 2 का भी एंड हायर भी। लेस देन इक्वल टू 20 बिकॉज 20 ओवर का मैच है, k is a positive integer. The following table indicates the run rate of a team at the end of some of the overs during a T20 cricket match, correct up to 2 decimal places, where n minus 2 is greater than equal to 1, less than n plus 6, less than equal to 20, n is a positive integer. सबसे पहले अगर इस नजर पे फोकस करें, यहाँ पर हम ध्यान दें n minus 2 greater than equal to 1 होने का मतलब है n greater than or equal to 3 है। n plus 6 less than equal to 20 होने का मतलब है n less than or equal to 14 है। तो दैट मीन्स हमारे पास जो भी जानकारी है वो n की वैल्यू 3 से 14 के बीच में है। It is also known that the team did not score less than 6 runs and more than 15 runs in any over. तो 6 से लेके और 15 रन्स के बीच में स्कोर किया गया। हमारे पास ओवर नंबर गिवन है n-2, n+2 और रन रेट गिवन है, दैट इज एवरेज हमें यहाँ पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? ना क्योंकि ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करेक्ट की गई है, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी आंसर हमारा आए वो एक इंटीजर के बिल्कुल पास में होना चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि हमारा सम आया 79.43, सम या तो 79 होगा या 80 हो। तो इसी चीज को ध्यान में रखिए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन करनी आसान। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, तो यहाँ पर इस रेंज में ये सारे नंबर्स हैं। क्या मैं n की वैल्यू 7 पुट कर सकता? एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। n-2, n+2, n+4, n+6। एवरेज कितना है 8, 7.43, 8.11, 8.45, 8.08। नाउ n की वैल्यू अगर मैं 7 लेता हूं तो n-2 ये हो गया 5, 7, 9, 11, 30, 8 5 टाइम्स 40। 7.43 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा स्कोर आएगा 52.01। दैट मीन्स हम यहां पर ही कह सकते हैं कि अगर टोटल स्कोर 52 होता यहां पर तो 7 से डिवाइड करने पर 7.43 डेसिमल के 2 डिजिट तक हमारा आंसर आ सकता था। व्हाट अबाउट हियर 11 9 टाइम्स 99, 9 8 टाइम्स 72, दैट मींस ये 73 हो सकता। अगर हम 73 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 8.11। नाउ 8.45 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें 55, 44 and 5 49, we can carry 4, 92.95। दैट मींस इस स्कोर को हम 93 ले सकते हैं। 11 से डिवाइड करें, 11 8 टाइम 88, 5 बचा है 50, 11 4 टाइम 44, 6 बचा है 60, 11 5 टाइम 55। तो बिल्कुल जो हमें चाहिए था वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर अगर हम 13 into 8.08 करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 104 and 1.04, दैट इज हम इसको 105 लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 7 पुट कर दें तो हम ये देख सकते हैं कि सारी की सारी जो कंडीशंस है वो हमारी फुलफिल हो रही हैं। एक चीज और हम देख लें,
यहां से यहां आने पर 12 रन्स ऐड हुए हैं 2 इनिंग में। ये पॉसिबल है क्योंकि मिनिमम 6 एंड 6 था, तो हम 6 ऐड कर सकते हैं। यहां से यहां आने पर 21 ऐड हुए हैं। उसके तो मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, 6 15 हो सकता है, 15 6 हो सकता है, 7 14 हो सकता है। यहां से यहां आने पर 20 ऐड हुआ है, अगेन मल्टीपल वेज हैं। और यहां से यहां आने पर 12 ऐड हुआ है, दैट मीन्स 6 एंड 6। तो यस, डेफिनेटली n की वैल्यू हम 7 पुट कर सकते हैं, हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। बट व्हाई नॉट वी कैन पुट 9। एक बार हम ट्राई करें, अगर हम 9 से ट्राई करेंगे तो 9 पुट करने पर ये वैल्यू 7 हो गई है। n-2 एवरेज 8 आ रहा है और ये क्या हो गया है 7। तो 8 7 टाइम्स 56। n का एवरेज हमें 7.43 गिवन है, तो 9। नाउ जैसे ही हम 7.43 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हमारी 66 हमें लेनी पड़ेगी। 66 लेते ही हमारा ये आंसर क्या आ रहा है, 9 7 टाइम्स 63। क्या बचेगा हमारे पास में 3, 9 7.33 आ जाएगा, 7.43 नहीं आएगा। और अगर हमने 65 कर दिया तो 7.22 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये केस पॉसिबल नहीं है। तो 9 को हम हटा सकते हैं। क्या हम 12 पुट कर सकते हैं? 12 - 2 ये 10 हो गया, तो ये तो 80 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम 12 लिखें तो ये होगा 36 3 कैरी ओवर, 48 एंड 3 51, 5 कैरी ओवर, 84 एंड 5 89। तो या तो यहाँ 89 होगा या 90 हो। चलिए काम करते हैं, इसको 89 लिख के चेक। 12 7 टाइम 84, 5 लेफ्ट 50, 12 4 टाइम 48, 2 लेफ्ट 20। वी आर गेटिंग 12 1 टाइम 12। अगर हम नियरेस्ट भी करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 नहीं आएगा। इसका मतलब है ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर 90 कर दिया तो काफी हाई वैल्यू चली जाएगी। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये 12 हम नहीं ले सकते। कैन वी टेक 13? 13 - 2 11, 11 8 टाइम्स 88। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, वी विल गेट 96.59। दिक्कत है बीच की वैल्यू है, 96 लेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, 97 लेंगे तो वैल्यू ये नहीं आएगी, इससे ज्यादा हो जाएगी। चेक करने की जरूरत नहीं है, इसे भी हम हटा सकते हैं। क्या हम 14 ले सकते हैं? 14 - 2 ये 12, 96, ये 14 हो गया है। मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आएगी 104.02। दैट मीन्स यस, हम 104 अगर ले लें तो 7.43 आ जाएगा। तो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। क्या n+2 होने पर एवरेज 8.11 आ रहा है? 16। एक बार 16 को 8.11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वैल्यू आ रही है 129.76। दिक्कत है, अगर 129 लेंगे तो 8.11 से कम हो जाएगी वैल्यू, और अगर 130 लेंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, 8.11 हमारे पास नहीं आएगी। तो हम इसे भी रिजेक्ट कर देंगे इमीडिएटली। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ ओवर नंबर्स द टीम कुड हैव स्कोर्ड 22 रन्स इन टोटल। 6 एंड 7 में क्या 22 रन्स ला सकते थे क्या? ना यहाँ तक 5 इनिंग है, 6 और 7 में हमने सिर्फ 12 रन ही ऐड किए हैं, तो ये आंसर नहीं। क्या ये 7 एंड 8 हो सकता है? देखिए 7th इनिंग में हमने स्कोर किया है 6 रन, 22 लाने के लिए हमें 16 चाहिए 8th इनिंग में, बट मैक्सिमम 15 रन ही हम स्कोर कर सकते हैं किसी इनिंग में, तो ये पॉसिबल नहीं है। 8th और 9th में दोनों में मिला के ये 21 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो 22 नहीं है, ये ऑप्शन हाथ से चला गया है। क्या हमारा आंसर 9th एंड 10th हो सकता है? नाउ 8th और 9th का सम हमें गिवन है 21। ऐसे ही 10th और 11th का सम हमें मालूम है 20। तो क्या 9th और 10th का सम मिला के हम 22 ला सकते हैं? लेट अस से मैंने 9th का सम ले लिया है या 9th का स्कोर ले लिया है 12, तो 8th क्योंकि सम 21 चाहिए तो 9 लिखना होगा। अच्छा, यहाँ 12 लिया तो 10th में मुझे 10 लेना होगा, तभी तो 22 होगा। तो व्हाट अबाउट 11th? 11th में मुझे 10th और 11th का सम 20 चाहिए, ये 10 है तो ये 10 होना चाहिए। ये देख सकते हैं 6 और 15 के बीच में वैल्यूज है, मतलब ये पॉसिबल स्कोर है, यही हमारा आंसर। व्हाट अबाउट 10th एंड 11th? 10th और 11th का सम तो ऑलरेडी 20 गिवन है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये वैल्यू निकालने से पहले हम अगर इसको रिजेक्ट कर देते तो फोर्थ ऑप्शन इमीडिएटली हमारा आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओवर नंबर्स द टीम मस्ट हैव स्कोर्ड द लीस्ट नंबर ऑफ रन्स। दैट मींस हम बात कर रहे हैं किसकी? 6 रन कंफर्म। यहाँ पर एक तो 6th और 7th इनिंग में स्कोर किए गए, दोनों में 6 और एक 12th और 13th दोनों इनिंग में स्कोर किए गए हैं 6 और 6। तो हम ढूंढ रहे हैं 6 7 12 13, इनके बारे में हमें कंफर्म है। हर हालत में फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ये सेट एक मॉडरेट टू स्लाइटली इंटेंस लेवल का सेट है। A store offers a choice of 5 different discount coupons to its customers described as follows. Coupon A, B, C, D, E हमें conditions given है.
द कस्टमर्स आर अलाउड टू यूज एट मोस्ट वन कूपन इन वन ट्रांजेक्शन। दैट मीन्स आपने मान लीजिए कोई चीज 1000 रुपीज की परचेज की है, तो आप एक कूपन को यूज कर सकते हैं, दो कूपन को आप क्लब नहीं कर पाएंगे। टू और मोर कूपन कैन नॉट बी कंबाइंड फॉर द सेम ट्रांजेक्शन। ना यहाँ पर सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए, पता करना चाहिए कि कौन सा कूपन किस सिचुएशन में यूज करने का हमें फायदा मिलेगा। कूपन ए फ्लैट डिस्काउंट है ₹250, पर इसकी कंडीशन है मिनिमम 1200 रुपीज स्पेंड करना होगा। 15% डिस्काउंट है, यहाँ मिनिमम स्पेंड 500 रुपीज का है, मैक्सिमम 300 रुपीज। ना 300 रुपीज का मतलब है अगर आप 2000 रुपीज खर्च करेंगे तो उसका 15% क्या होगा, 300 रुपीज। 2000 से ऊपर भी कुछ करेंगे तो भी आपको 300 रुपीज का ही डिस्काउंट मिलेगा। तो हमारे पास एक रेंज आ गई है, 500 रुपीज स्पेंड करें या 2000 तक स्पेंड करें। उसके बाद जो भी करेंगे कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है। अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ ₹100 ऑन अ मिनिमम स्पेंड ऑफ ₹600, या मिनिमम कंडीशन है 600। 10% डिस्काउंट मिनिमम 250, मतलब अब लोअर वैल्यू हो चुकी है तो 25 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 250 रुपीज स्पेंड करेंगे इन वन ट्रांजेक्शन अप टू डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज। 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो 100 रुपीज तक, मतलब 1000 रुपीज तक, और फ्लैट डिस्काउंट 50 रुपीज का, मिनिमम 200 रुपीज इन वन ट्रांजेक्शन। तो हमारे पास कुछ लोअर वैल्यूज हैं, हम फोकस करें कि हमें डिस्काउंट किस पर्टिकुलर वैल्यू पर कहां सबसे ज्यादा मिलेगा। ना सबसे पहले हम बात करते हैं 200 रुपीज की, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है। अगर 200 रुपीज हम स्पेंड करें तो हमारे पास में यही एक चॉइस है 50 रुपीज की। तो अगर हमें 200 रुपीज स्पेंड करना हो तो सबसे बढ़िया चॉइस हमारे पास कौन सी होगी, ई। कहां तक? ना 250 रुपीज आते ही यहाँ पर 10% एंड 25 रुपीज डिस्काउंट मिल रहा है, पर यहाँ पर अगर 200 पर 50 मिल रहा है तो 250 पर भी तो 50 मिलेगा। तो अभी तक तो इन दोनों में हम इसी को ही फायदेमंद कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 250 का 10% 25 ही मिलेगा। अगर 300 रुपीज स्पेंड करें तो यहाँ मिलेगा 30, यहाँ अभी भी 50 मिल रहा है। 400 रुपीज स्पेंड करें तो यहाँ मिलेगा 40, यहाँ अभी भी 50 मिल रहा है। अच्छा 500 रुपीज स्पेंड करें तो यहाँ मिलेगा 50 और 500 रुपीज में यहाँ पर भी मिलेगा 50, तो 500 रुपीज पे इन दोनों में टाई। और जैसे ही हमने 500 रुपीज बोला, यहाँ पर हमें 15% डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज 75 रुपीज। तो अब 500 रुपीज आते ही हम इन दोनों ट्रांजेक्शन को छोड़ के यहाँ चले जाएंगे। तो अगर 200 से लेके 499 रुपीज तक हम किसी ट्रांजेक्शन में स्पेंड कर रहे हैं तो हमें कूपन ई को यूज करना चाहिए, क्योंकि ये 50 रुपीज का है। 499 हुआ तो बाकी तीनों तो कूपन काम के ही नहीं है, सिर्फ ये वाला कूपन काम आ सकता है, पर इसमें 49.9 रुपीज मिलेंगे, ये हमारे लिए फायदेमंद। क्या हो अगर हम 500 रुपीज स्पेंड करें? ना 500 स्पेंड करते ही यहाँ तो 50 फिक्स हो गया, यहाँ पर 500 का 10% ये भी 50 है, पर यहाँ 500 रुपीज पर क्या मिल रहा है, 15% यानी 75 रुपीज। अब ये हमारे फायदेमंद है, ये दोनों अभी काम नहीं आएंगे। तो 500 रुपीज पर डेफिनेटली हमें कूपन बी को यूज करना चाहिए। कहां तक हम इसे यूज कर सकते? अगली वैल्यू हमारे पास आ रही है 600। ना इन दोनों को तो छोड़ दें, क्योंकि बी अब हायर रिटर्न दे रहा है, यहाँ पर 15% मिल रहा है। 600 रुपीज पर यहाँ मिल रहा है हमें फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 100 रुपीज, ये है 16.66%, जबकि यहाँ पर हमें 15% ही डिस्काउंट मिल रहा है। ये तो केस कंसीडर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए मिनिमम 1200 रुपीज चाहिए। तो इसका मतलब है 600 रुपीज से पहले 599 तक डेफिनेटली कूपन बी हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो 15% का डिस्काउंट दे रहा है। तो अगर 500 से 599 रुपीज है तो हम क्या करेंगे, कूपन बी का इस्तेमाल करें। 600 रुपीज आते ही क्या होगा, यहां पर हमें मिल रहा है 100 रुपीज, जबकि यहां पर हमें 600 रुपीज का 15% 90 रुपीज मिलेगा। तो 600 पर तो फॉर श्योर हमें कूपन सी को यूज करना। कब तक? जब तक कि सी और बी की वैल्यू सेम नहीं हो जाती। पर ये दो वैल्यू सेम नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ 15% डिस्काउंट मिल रहा है, ये 100 है, 115 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं। तो इसका मतलब है कुछ एक वैल्यू तक ये हायर होगा और उसके बाद ये हायर। थोड़ा हिट एंड ट्रायल भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए वैल्यू है 666, इसका 15% कैसे निकालें? इसका 10% और 5%। 5% क्या होगा? इसका आधा, दैट इज 33.3, ये हो गया 99.9। तो 666 रुपीज तक अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कूपन सी में 100 रुपीज मिल रहा है, और 666 में कूपन बी में हमें सिर्फ कितना मिलेगा, 99.9, मतलब अभी तक सी फायदा। पर जैसे ही हमने 667 किया, अब हमारे लिए वापस कौन फायदेमंद हो जाएगा, बी, क्योंकि वहां पर ये वैल्यू 667 का 15% निकालेंगे तो ये
100 से ज्यादा हो जाएगा, इनफैक्ट ये 100.05 हो जाएगा। तो जैसे ही 667 हुआ, अब हमारे लिए कौन सा कूपन फायदेमंद है? बी। अब हम सी डी ई कूपन को भूल जाएं, अब हमारा फोकस होगा सिर्फ ए और बी कूपन। ना ये तो 1200 रुपीज पर ही एक्टिवेट होगा। यहाँ 1200 रुपीज में कितना मिलेगा? 1200 का 15% दैट इज 180 रुपीज, जबकि यहाँ 1200 पे क्या मिल रहा है? 250 रुपीज। तो 1199 तक हमारे लिए कौन फायदेमंद? बी। लेकिन 1200 होते ही अब हमारे लिए कौन फायदेमंद? ए। लेकिन फिर भी क्योंकि ये तो परसेंटेज ऑफ फ्लैट है, ये तब तक रहेगा जब तक कि हमारी वैल्यू इसके इक्वल नहीं हो जाती या इससे ज्यादा नहीं हो जाती। नाउ वी कैन सी 250 15 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। सो विद द सेम लॉजिक जैसे हमने यहाँ 666 लिया था, अगर हम इसको 1666 ले लें तो हमारे लिए कौन फायदेमंद रहेगा? ए, बिकॉज यहाँ 250 रुपीज मिल रहा है। व्हाट अबाउट हियर? 1666 का अगर हम 15% निकालते हैं तो इसका 10% होता है 166.6, इसका 5% इसका हाफ 83.3, 249.9। तो कूपन बी यूज करने पर 249.9 मिल रहा है, जबकि यहाँ पर 250 मिल रहा है, मतलब ये फायदा। लेकिन जैसे ही हमने 1667 रुपीज या उससे हायर कुछ भी लिया, अगेन हमें किस पर जाना होगा? कूपन बी पर, बिकॉज इसका परसेंटेज फिक्स है, इनकी क्या है? वैल्यू फिक्स है। तो एक बार हमें ये मालूम चल गया कि कौन सा कूपन किस रेंज में हमें यूज करना है, तो बाकी क्वेश्चंस को डील करने में दिक्कत नहीं होगी। ई कूपन की क्या खास बात है? इसमें फ्लैट 50 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा। बी कूपन में क्या हो रहा है? 15% ट्रांजैक्शन वैल्यू का। सी कूपन की क्या खास बात है? 100 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट। बी 15%, ए 250 रुपीज और बी 15%। First question, 4 customers used 4 different discount coupons for their respective transactions in such a way that they obtained a total discount of rupees 710. Which discount coupon was not used? जल्दबाजी में कूपन डी हमें आंसर मार्क नहीं करना है, क्योंकि अब हमारे पास बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन है कि टोटल डिस्काउंट 710 रुपीज। क्या हम एक काम कर सकते हैं, कूपन ए को हम यूज ना करें? इज इट पॉसिबल? अगर ऐसा हुआ तो कूपन बी में हम मैक्सिमम 300 रुपीज डिस्काउंट ले सकते हैं। यहां पर 100 रुपीज दैट इज 400, यहां पर मैक्सिमम 100 500 और यहां मैक्सिमम 50 550। 710 हमारा सम नहीं आ सकता है, इसका मतलब है कूपन ए को तो यूज करना। व्हाट अबाउट कूपन बी? लेट्स से हमने इसको यूज नहीं किया, तो यहां पर 250, यहां पर हमें 100 रुपीज मिल रहा है तो 350, यहां मैक्सिमम 100 450 प्लस 50 500, 710 आ ही नहीं सकता है, तो कूपन बी को यूज करना ही पड़ेगा। व्हाट अबाउट कूपन सी? यहां पर 250 और 300 550, ये 100 हटा दें तो यहाँ मैक्सिमम 100 650 और 50 700, हमें 710 चाहिए, तो कूपन सी को यूज करना ही पड़ेगा। विद द सेम लॉजिक कूपन डी को भी यूज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इसको हटा भी देते हैं तो मैक्सिमम 250 एंड 300 550 एंड 100 650 एंड 50 700 आएगा, 710 नहीं आ सकता है। इसका मतलब है हमें कूपन डी को भी यूज करना पड़ेगा। तो केवल एक ही ऐसा कूपन है जिसको अगर हम यूज ना करें तो 710 आ सकता है। क्यों? मैक्सिमम वैल्यू पर फोकस करते हैं। 250 एंड 300 550 650 750, मतलब 750 रुपीज तक का मैक्सिमम डिस्काउंट आ सकता है। वैल्यूज को ऑल्टर करके हम डेफिनेटली 710 तो ला सकते हैं। बाकी 4 केस में तो 700 ही टच हो रहा है या उससे कम आ रहा है, 710 आ ही नहीं सकता है। फिफ्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 customers used 4 different discount coupons for their respective transactions in such a way that nobody used any discount coupon suboptimally. What is suboptimally? A discount coupon is used suboptimally if using another discount coupon could have resulted in a higher discount for the same transaction. अब ये जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है वो हमारे काम आ जाएगी, क्योंकि ये बता रहा है कि कौन सा बेस्ट प्राइस होगा जिस पर हमें डिस्काउंट कूपन यूज करना है। What was the minimum combined spend? ना अब हम डिस्काउंट कूपन डी को यूज नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उसको जहां भी यूज करेंगे उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास रहेगा। तो अब हमें चारों डिस्काउंट कूपन को यूज करना है और मिनिमम अमाउंट स्पेंड करना। डिस्काउंट कूपन ई को यूज करने के लिए मिनिमम वैल्यू 200 होनी चाहिए, तो ई के साथ हम लिख सकते हैं 200। डिस्काउंट बी को यूज करने के लिए मिनिमम वैल्यू 500 चाहिए, हमें मिनिमम वैल्यू पर ही फोकस करना है, तो हम 500 रुपीज स्पेंड करेंगे। सी के लिए मिनिमम वैल्यू 600 रुपीज स्पेंड करनी होगी,
तो 600 रुपीज का अगर हमारा कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हम डिस्काउंट कूपन सी यूज कर रहे हैं। और ऐसे ही ए के लिए 1200 रुपीज होगी। तो अगर हम ये 4 डिस्काउंट कूपन यूज करना चाहते हैं सब ऑप्टिमली, तो मिनिमम ये अमाउंट हमें स्पेंड करना होगा। इन सब का टोटल कितना है? 1800, 23 और 200, 2500 रुपीज। सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a family wanted to purchase 4 products worth rupees 1000 each and another product worth rupees 300. They were told that they could pay for the 5 products through one or more transactions in any way they wanted, as long as the purchase amount of any one product would not get split into different transactions, and use the same discount coupon repeatedly for separate transactions if they opt for more than one transaction. 1000 रुपीज के 4 प्रोडक्ट्स हैं और 300 रुपीज का एक प्रोडक्ट है। हम चाहे तो इनकी सिंगल बिलिंग कराएं, चाहे इनकी मल्टीपल बिलिंग कराएं, बस प्राइस को हम ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे 1000 की एक बिलिंग कराएं, सबकी अलग अलग कराएं, सेम डिस्काउंट कूपन यूज करना चाहें कर सकते हैं। 1000 को 1000 से मिला के 2000 की बिलिंग कराएं या 3000 की बिलिंग कराएं, अलाउड है, पर 1500 की बिलिंग हम नहीं करा सकते। हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिले। ना यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ अपर वैल्यू हमारी क्या है? 300 रुपीज। दैट मीन्स 15% का मतलब हो गया 2000 रुपीज तक अगर हम अमाउंट स्पेंड करते हैं तो हमें 15% मिलेगा। अगर हम 2001 या उससे ज्यादा करेंगे तो भी यही हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमें तब यहाँ पर कितना मिल रहा है? 300 रुपीज। ना क्या यहाँ पर हम सारे ही जो प्रोडक्ट हैं उनकी एक ट्रांजेक्शन करा सकते हैं, एक बिलिंग करा सकते हैं? 4300 रुपीज कराया तो हमें सिर्फ 300 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम कोई ब्रेक करें, बिकॉज 2000 रुपीज पे हमें 300 मिल रहा है, मान लीजिए इन दोनों को हमने किया बिलिंग एक साथ तो 300 यहाँ मिलेगा, इन दोनों को बिलिंग एक साथ किया तो 300 यहाँ मिलेगा, इसकी एक सिंगल बिलिंग हमने कर ली तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा? 50 रुपीज। टोटल 650 डिस्काउंट हमारा हो चुका है। सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन तो हम हाथ से हटा देंगे। एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या हम 700 कैसे भी ला सकते हैं? क्या हो अगर हम 1000 सबकी सेपरेट बिलिंग करें? यहाँ 150 रुपीज मिलेगा, क्योंकि 1000 इस जगह आ रहा है, 15% 150, 150, 150, 150, ये हो गया 600 और यहाँ पर 50, 650। तो इंडिविजुअल लें तो हमें 150 मिल रहा है, दैट इज 15%। दो को एक साथ मिलाएं तो हमें क्या मिल रहा है? 15%। तीन को मिलाने पर नुकसान हो रहा है क्योंकि हमें वहां पे 300 ही मिलेगा, वरना तीनों का सेपरेट 450 होगा। तो इनके लिए फायदेमंद क्या, या तो हम दो को एक साथ बिलिंग करें या एक को एक साथ बिलिंग करें, कोई फर्क नहीं पड़े। इस 300 पे हमें फोकस करना होगा। 300 की अकेले की बिलिंग करते हैं तो 50 रुपीज मिल रहा है और यहाँ 150 मिल रहा है, तो दोनों का मिला के 200। क्या हो अगर हम दोनों की कंबाइंड बिलिंग करें? अगर हम दोनों की कंबाइंड बिलिंग कर दें तो हम यहाँ पर फोकस करेंगे डिस्काउंट कूपन ए, और वो हो गया 250 का। और इन तीनों के 3 अलग अलग हम डिस्काउंट कूपन ले लें तो 150, 150, 150, तो ये हो जाएगा 450। ऐड करने पर 700 आएगा। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी हाथ से हट गया। फोर्थ ऑप्शन अब हमारा आंसर हो सकता है। क्या 700 से ज्यादा हम वैल्यू ले सकते हैं क्या? अगर 300 को मान लीजिए हमने इन दोनों के साथ क्लब कर दिया, 2300 कर दिया, तो 2000 के ऊपर तो फिक्स है 300 रुपीज में। तो अगर हमने इन दोनों के साथ क्लब किया तो यहाँ 300 मिलेगा, यहाँ 150, 150, 300। इनफैक्ट ये वैल्यू अब कम हो गई। तो हमारे लिए फायदेमंद क्या होगा? इस 300 को 1000 के साथ हम क्लब करके बिलिंग कराएं तो यहाँ हमें 250 मिल जाएगा। अब चाहे तो तीनों की सेपरेट बिलिंग कराएं तो 150, 150, 150, या चाहे तो दो को बिल कराएं, एक को अलग बिल कराएं तो 300 प्लस 150। अल्टीमेटली यहाँ पर हमें 450 मिलेगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट 700 रुपीज हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।